हाय स्टूडेंट्स, आज हम इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी हेड रिवाइज करेंगे। आपके सामने एक पेज खुला हुआ, पूरा एक पेज में हाउस प्रॉपर्टी हेड है, एक एक सेक्शन एक एक वर्ड के साथ। रादर उसके साथ नो डाउट हमने आगे चैप्टर अभी नहीं भी किए हैं, लेकिन बहुत सारी और भी चीजों का हार्मोनाइज्ड कंस्ट्रक्शन मैंने किया हुआ है। देखिए, हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम निकालते समय, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय, सारी कहानी एक चीज पे आधारित है और उसे हम कह देते हैं एनुअल वैल्यू कह लो या ग्रॉस एनुअल वैल्यू कह लो। तो इसलिए जो चार्ट है पहले उसे समझना आपने कैसे दे रखा है। इसलिए मैंने चार्ट में बेस जो बनाया वो बनाया एनुअल वैल्यू को ही। ये एनुअल वैल्यू की ही सिचुएशंस है। यहां आप देख रहे हो ये दिस एंड इट्स लाइक दिस। तो नोट्स इस तरह से गए हैं, ये नहीं कि ऑर्डर में गया है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हेड सेक्शन 22 से 27 आता है। नो डाउट मैं रिवीजन चाहे आपको जैसे ऑर्डर में होती वो दे दूंगा, लेकिन ये इस तरह से चार्ट है, कोई भी क्वेश्चन उठाओ सीधा ये चार्ट सामने रखो एंड देखते हुए पुटअप करते जाओ, एक एक क्वेश्चन मलाई की तरह सॉल्व होता जाएगा आपका। देखिए, नो डाउट सबसे पहले हमारा इस सेक्शन का चार्जेबल सेक्शन आता है 22, या यूं कह लीजिए हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम आने की कुछ क्या है कंडीशंस है, जिसे बेसिकली हम 3 पॉइंट्स में मैं इसे सेपरेट कर रहा हूं। आप ये देखिए, पहला पॉइंट जिसे मैं कह रहा था एनुअल वैल्यू, उस पे टैक्स लगता है। क्या है एनुअल वैल्यू, उसे हमें निकालना है, राइट। नंबर 2, एनुअल वैल्यू किस चीज की, प्रॉपर्टी की। अब प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, बिल्डिंग, और बिल्डिंग के साथ लगती हुई जमीन। जैसे आपका घर होता है, ठीक है, आंगन होता है या वेड़े, कोर्ट यार्ड, फ्रंट यार्ड, जो भी आपका हो, उसको कहते हैं लगती हुई साथ में जमीन। अपर्टिनेंट, अपर्टिनेंट का मतलब एडजॉइनिंग उसके साथ में, ठीक है। कहने का मतलब है, मान लीजिए एक खाली जमीन है, आपने वो भाड़े पे दे दी, सॉरी टैक्स तो लगेगा, लेकिन इस साइड में नहीं आएगा, क्योंकि बिल्डिंग होना अनिवार्य था, जरूरी था। वो इनकी अगर खाली आपने जमीन भाड़े पे दे दी है, अगर आपका काम ही ये है, तो स्वाभाविक है तीसरे हेड पीजीबीपी में आ जाएगा, वरना आप जानते हैं रेजिडुअल हेड 5वां है, अदर सोर्सेज में आ जाएगा। मतलब टैक्स तो ठुकेगा पक्का, क्लियर। लेकिन आपने देखना कहां, और हर हेड का इनकम निकालने का तरीका क्या रहता है बेटे, अलग रहता है। देखिए, बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं, चाहे हेड का नाम है हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन बिल्डिंग कोई भी हो सकती है। इट मे बी व्हाट, रेजिडेंशियल और कमर्शियल। आप शोरूम भाड़े पे दे, दुकानें भाड़े में दे, इनकम इसी हेड में आएगी, क्योंकि हेड का नाम हाउस प्रॉपर्टी से बंदे को लगता है घर ही भाड़े पे दिया हो। आपका ये जो बिल्डिंग है कहां हो सकता है, हिंदुस्तान में भी हो सकता है और हिंदुस्तान के बाहर। अब आपने इसको हार्मोनाइज करना है अपने बेसिक्स के साथ, जहां आप रेजिडेंशियल स्टेटस मेनली आप सारे जानते हैं, सेक्शन 6 में पढ़ते थे, और इनकम वगैरह उसकी। तो आपको ध्यान ये रखना, अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, कौन हो, तो स्वाभाविक है प्रॉपर्टी इंडिया में हो या बाहर हो, वो क्योंकि उसको तो सारा टैक्स लगता ही लगता है, चाहे इंडियन इनकम हो या क्या हो, फॉरेन हो। लेकिन अगर आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या क्या हो, नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है, एनआर हो, तो टैक्सेबल तभी होगा अगर इनकम कहां रिसीव हो रही है, इंडिया में। तो दैट मींस ये पहले बेसिक्स पढ़ के आए, वो भी आपका करेक्ट होना चाहिए, राइट। देन हम कह रहे हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब है, माना बिल्डिंग से इनकम आ रही है, लेकिन सॉरी आपकी इनकम एचपी हेड में नहीं आएगी। यहां मैंने 2 एरो बनाए हैं, कहां जाएगी, पीजीपीपी हेड में। कहता अगर आप उस बिल्डिंग का प्रयोग कर रहे हैं किसके लिए, अपने पर्सनल बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, आप अपना पर्सनल बिजनेस या प्रोफेशन रन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक आपकी इनकम आनी किसमें, पीजीबीपी हेड में आएगी, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, राइट। पर्सनल, ये याद रखिएगा, अपना खुद का धंधा। नंबर 2 है, अगर आपका काम ही है, एसएससी का काम ही है क्या करना, लेट आउट करना, लेकिन सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी, यहां तवज्जो दीजिएगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब आपका काम ही है कमर्शियल प्रॉपर्टीज को आगे किराए पे देना, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम नहीं आएगी। कहां आएगी, पीजीबीपी में। बट सर मान लो मेरा काम ही है किराए पे देना, लेकिन मैं कौन सी प्रॉपर्टीज किराए पे देता हूं, रेजिडेंशियल। कौन सी, फिर नेचुरल है आपकी इनकम कहां आ जाएगी, एचपी हेड में ही आ जाएगी,
क्लियर है? मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, पहली बात तो ये है, स्वाभाविक है, सिर्फ पॉइंट यहीं का नहीं है। हम जब पीजीबीपी, इसे मैं स्टार पॉइंट कहता हूं कि ये सेकंड वाला मेनली कि ये स्टार पॉइंट रहता है तो दोनों ही बढ़िया। वैसे पीजीबीपी लिखा और पीजीबीपी भी जब हम रिवाइज करेंगे यू विल फाइंड द सेम पॉइंट बिकॉज यू नो मी, आई कीप ऑन हार्मोनाइजिंग द थिंग्स। अब देखिए, हमने कहा एनुअल वैल्यू कहां से आ रही है? बिल्डिंग से। लेकिन कई बार क्या होता है, जो हम रेंट लेते हैं अकेला बिल्डिंग का नहीं लेते हैं, कुछ और भी रेंट होता है, कुछ और भी चीजों उसे कहते हैं कॉम्पोजिट, कंबाइंड रेंट। किस चीज का? हाउस प्रॉपर्टी के साथ हमने कोई और एसेट दे दिए। जैसे आप जानते हैं आजकल स्टूडियो अपार्टमेंट होता है, फुली फर्निश्ड हाउस कह लो, तो वहां पे आप दो किराए ले रहे हैं, बिल्डिंग का भी ले रहे हैं, स्वाभाविक है, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी का भी ले रहे हैं। ध्यान रहे, इस साइड में सिर्फ कौन सी इनकम आनी है? हाउस प्रॉपर्टी की। तो सर उनका किराया कहां जाएगा? देखिए, पहली बात हमें देखना होगा, क्या इस किराए को हम स्प्लिट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं या नहीं? अगर आंसर है हाँ तो नेचुरल है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का रेंट और बाकी जो किराए लिया आपने फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी का, अगर आपका वो धंधा है तो पीजीबीपी में, वरना कहां चला जाएगा? अदर सोर्सेस में। लेकिन अगर सर वो स्प्लिट ही नहीं हो पा रहा, सेपरेट ही नहीं हो पा रहा, तो देखिए किसी और चीज का रेंट इस साइड में आ ही नहीं सकता। फिर आपकी इनकम स्टेट में पीजीबीपी या अदर सोर्सेस में चली जाएगी। नंबर 2 क्या होता है, जब फ्लैट्स वगैरह होते हैं तो फ्लैट जब हम भाड़े पे देते हैं तो उसमें बहुत सारी सर्विसेज के भी चार्जेस होते हैं, जैसे लिफ्ट, वाटर सप्लाई, सिक्योरिटी गार्ड, स्विमिंग पूल, ये वो, राइट, पावर बैकअप। तो हम रेंट उस चीज का भी चार्ज करते हैं, उन सर्विसेज का। तो नेचुरल उन सर्विसेज का रेंट कहां नहीं आ सकता? हाउस प्रॉपर्टी हेड में। तीसरी आपकी कंडीशन आती है, आप उस बिल्डिंग के क्या होने चाहिए? ऑनर। कई लोग कैसे, जैसे आप में से कई बच्चे पीजी रहते होंगे, तो जो पीजी रन करने वाले होते हैं कई बार उनकी खुद की बिल्डिंग होती नहीं, उन्होंने ऑलरेडी किराए पे ले रखी होती है, तो उसे आप सबलेट कहोगे। तो ध्यान रखिए कि अगर आप ओनर नहीं हो, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, क्योंकि ओनर नहीं हुए तो इस साइड में आ ही नहीं सकती। या तो धंधा अगर वो है तो पीजीबीपी में जाएगा, वरना स्वाभाविक है कहां जाएगा? अदर सोर्सेज में। तो तीसरी कंडीशन है ऑनर होना, राइट बेटा? तो ऑनर के लिए रजिस्ट्रेशन नॉट नेसेसरी, मतलब रजिस्ट्री समझते होंगे आप, ठीक है ना? तो रजिस्ट्री करवाई हो ये जरूरी नहीं है। नंबर 2, जो प्रॉपर्टी है ऑनरशिप होनी चाहिए, चाहे प्रॉपर्टी वो एफपी हो। सर व्हाट इज एफपी? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, या क्या हो, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चंडीगढ़ में आप देखते हैं बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो लीज होल्ड ही है, क्योंकि यहां की स्कीमें ऐसी हैं सरकार की। तो देखिए, दूसरी बात है, हम कह रहे हैं ऑनर। ऑनर कब? हम इनकम निकाल रहे हैं आरपीवाई की, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। वैसे तो सारे प्रीवियस ईयर है, लेकिन हमारे इस एग्जाम के लिए रेलिवेंट कौन सा है? 25-26। क्लियर है? तो आप ऑनर कब होने चाहिए? ड्यूरिंग आरपीवाई, जिसका मतलब हो गया 25-26 में आप क्या होने चाहिए? ऑनर होने चाहिए। नॉट नेसेसरली टू बी इन व्हाट? रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो 25-26 के लिए रेलिवेंट असेसमेंट ईयर क्या हो गया? 26-27। 26-27 में माना आप आईटीआर भरते हैं, लेकिन हमें ऑनरशिप किसकी देखनी है? 25-26 की, क्योंकि ऑनरशिप हम किसकी निकाल रहे हैं? 25-26 की। ये पॉइंट रेलिवेंट किसके लिए है? मैं थोड़ी देर में आपको एक कंसेप्ट करवाऊंगा, अनरियलाइज्ड रेंट या एरियर्स ऑफ रेंट, उसके हिसाब से ये रेलिवेंट है, इसलिए ब्रैकेट में लिख के भी दिया है। विल बी कमिंग टू दिस पॉइंट जस्ट लेटर ऑन। देन मान लीजिए ऑनरशिप को लेकर डिस्प्यूट है। सर वो डिस्प्यूट कैसे हो जाता है? अरे हो जाता है, पिताजी की पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिली, झगड़ा वगड़ा हो गया, ये तो ऑनरशिप के बारे में कौन डिसाइड करेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू डिसाइड ओ फॉर ऑनरशिप, वो डिसाइड करेगा। ऑनर के ऊपर देखिए हमारे कुछ सेक्शन है, विशेष रूप से नो डाउट हम चार्जेबल सेक्शन 22 की बात करें, और ऑनर के ऊपर रेड विद हमें 27 करना है। नो डाउट 26 बेस पे आएगा, लेकिन एक मेन है इंपॉर्टेंट 27, जहां हम कहते हैं, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा रजिस्टर्ड ऑनर होना जरूरी नहीं है, तो दैट मीन्स आप रजिस्टर्ड ऑनर नहीं है तभी आपको ऑनर मान लेंगे, इसे हम कहते हैं डीम्ड ऑनर अंडर सेक्शन 27, जिसके अंदर हमारे पास कितनी सिचुएशन निकल के आती है? 6। पहला है, आपने अपनी स्पाउस को, आपका पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है, जिस प्रकार से है, आपने आपके नाम का एसेट अपने स्पाउस को कर दिया। भाई क्यों कर दिया?
स्वाभाविक है टैक्स चोरी करने की आपकी मंशा रही होगी, इसलिए हम तो चाहे रजिस्टर्ड ऑनर आपकी स्पाउस है, लेकिन हम तो किसे मानेंगे? आपको। तो इसलिए लिखा है इफ, ये वाइफ ऑफ मत बना देना, इधर लिखा है इफ विदाउट, मेरी तरफ से विदाउट है, इफ विदाउट और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब स्पाउस से पैसे नहीं लिए सर, पैसे लेके ट्रांसफर कर दो, फिर कोई रोला नहीं है, फिर हमें दिख रहा है टैक्स चोरी करने की मंशा नहीं है। या इनएडिक्वेट मींस, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन तो समझते होंगे, थोड़े बहुत पैसे लिए, मतलब बेचना है तो ढंग से बेचो। तो आपने स्पाउस को ट्रांसफर किया है बिना कंसिडरेशन के या इनएडिक्वेट के, स्टिल हाउस प्रॉपर्टी हेड के लिए इनकम आपकी मानी जाएगी, आपको डीम्ड ऑनर मान लेंगे, चाहे रजिस्टर्ड ऑनर आपकी धर्मपत्नी है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है। आपने स्पाउस को क्यों ट्रांसफर किया है सर? क्योंकि अब आप जुदा हो गए, आपके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया टू लिव अपार्ट, तो नेचुरल आपने स्पाउस के नाम अगर ओनरशिप कर दी है, अब आपको डीम्ड ऑनर नहीं मानेंगे, आपकी स्पाउस जिसको एसेट दे दिया उसी की ओनरशिप मानी जाएगी। सेकंड पॉइंट कॉपी पेस्ट है, बस फर्क क्या है, स्पाउस को नहीं दिया, आपने दिया है एमएमडी को। किसको दिया है? तो ये मेन हम माइनर मैरिड डॉटर पे पढ़ेंगे, लेकिन चलिए पहले नॉर्मल हम माइनर की बात करेंगे, चाहे बेटा हो, बेटी हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, टेंशन ना ले। मेन पॉइंट क्या है, आपने किसको ट्रांसफर किया है? माइनर चाइल्ड, मतलब 18 साल से छोटा बच्चा है, बेटा है, बेटी है, मैरिड मरूड मत देखिए एक बार। तो बच्चे के नाम कौन भैया 18 साल से पहले ट्रांसफर करता है? अगेन आपकी मंशा रही होगी टैक्स बचाने की, तो चाहे बच्चा हो गया रजिस्टर्ड ऑनर, हम तो डीओ डीम्ड ऑनर आपको मानेंगे। क्यों? क्योंकि अगेन सेम पॉइंट है, अगर आपने उसको ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, सेम ऊपर वाला पॉइंट, उसे पैसे नहीं लिए। लेकिन एक्सेप्शन है, कहने का मतलब है माइनर को दे दिया एसेट, रजिस्टर्ड ऑनर माइनर हो गया, टैक्स लगाने के लिए आपको ऑनर मान रहे हैं, लेकिन नहीं मानेंगे अगर वो माइनर बच्चा आपकी बेटिया है, माइनर मैरिड डॉटर, ठीक है। तो इसमें ये नहीं सोचना कि भाई माइनर की शादी नहीं होती, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कर लेते हैं भाई, राइट। तो नेचुरल है, वो जो आपकी बेटी थी माना माइनर है, लेकिन वो तो कहीं और चलेगी, अब वो तो ऐसे उन लोगों का हो गया, और अभी भी आप टैक्स भुगतते रहे, ये तो सही नहीं है, अब आप बर्दाश्त क्यों करें? इज दैट ओके और नॉट? तो ये एक्सेप्शन याद रखिए। लेकिन मैं इसको लिंक कर रहा हूं किसके साथ? क्लबिंग प्रोविजंस के साथ। क्लबिंग का मतलब है किसी और की इनकम आप में ऐड कर लेना। देखिए, माना माइनर मैरिड डॉटर के केस में एक्सेप्शन होगी, बट क्लबिंग प्रोविजन टू अप्लाई, जिसका मतलब क्या है, क्लबिंग के ऊपर, क्योंकि लेटर ऑन आएंगे, तो क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने सारे हेड नहीं पढ़ रखे हैं जो क्लास में, तो मैंने अभी करवाए भी नहीं है पूरे, तो स्वाभाविक है ये लेटर ऑन आएगा, लेकिन लिंक करके दे रहा हूं यहां पे। एक सेक्शन है 64 का 1 का ए। तो आपने कहा आप मतलब माता पिता जी को क्या नहीं मान रहे, हम ऑनर नहीं मान रहे हैं, क्योंकि किसको मान रहे हैं? एमएमडी को ही मान रहे हैं। लेकिन उस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम होती है, उस टैक्स फिर आपको ठुकेगा, टैक्स फिर वो सर कैसे? क्योंकि अगर आपको ही ऑनर मान लिया जाता तो सीधी इनकम कहां जाती? हाउस प्रॉपर्टी हेड में आ जाती। अब इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगी, कहां आएगी? अदर सोर्सेज में आएगी। लेकिन वो किस में ऐड करेंगे? ये इनकम उस पेरेंट में ऐड करेंगे, क्योंकि आप समझते हैं पेरेंट दो होते हैं, मम्मी या पापा। मम्मी या पापा जिसकी इनकम, इस इनकम को छोड़ के, जैसे मान लो मम्मी की इनकम है 100 रुपए, हाउस प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे, पापा की है 150, तो क्लबिंग उसमें होगी जिसकी इनकम क्या है? ज्यादा। लेकिन लेटर ऑन पढ़ेंगे तो इसलिए थोड़ा समझ में आ जाए तो भी ये पॉइंट चलेगा, जिसको ये आता है बड़ी अच्छी बात है, राइट। लेकिन अगर आप ओटीआर में आते हैं, स्टैंड्स फॉर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, तो उसमें ये जो क्लबिंग जब करते हैं, ये जो क्लबिंग करते हैं, मदर सेक्शन एग्जाम्पशन का आता है 10 का 32, तो आपको एग्जाम्पशन मिल सकती है कितने रुपए की? 1500 रुपए की। लेकिन कोई क्लबिंग नहीं होती अगर उस माइनर में क्या है? डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब है हैंडीकैप्ट वगैरह, जिसके ऊपर लेटर ऑन हम डिडक्शंस वाले चैप्टर में कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे? 80 का यू, हैंडीकैप, डिसेबिलिटी वगैरह, तब क्लबिंग नहीं होती। तो काफी मैं डीप में इस पॉइंट पे गया हूं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आ गया होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट। इसका मतलब है आपके पास वो प्रॉपर्टी है जिसका क्या नहीं हुआ? पार्टीशन नहीं हुआ, है जी। हाँ, जिसको आप बांट नहीं सकते हैं। बड़े उदाहरण मैंने क्लास में दिए थे, अब थोड़ा रिवीजन कराना तो मेन उसी पे चलूंगा कि जिस प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ, सबकी है, लेकिन एक व्यक्ति परिवार का उसको हैंडल करके रखे है। रजिस्टर्ड ओनर तो सारे हो गए,
लेकिन हम ओनर किसको मान लेंगे? जिसके पास वो प्रॉपर्टी है, राइट? सो जैसे आपकी कह लीजिए मंदिर टाइप आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका विभाजन नहीं हो सकता, तो जिसके पास भी वो है। देन आ गया जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स बनते हैं अंडर सोसाइटीज, तो देखा जाए तो रजिस्टर्ड ओनर कौन हुआ? सोसाइटी हुई, लेकिन फ्लैट तो आपको अलॉट हुआ ना, तो इसलिए ओनर किसे माना जाएगा? आपको, ना कि सोसाइटी को। तो मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस स्कीम में आपको फ्लैट क्या हुआ? अलॉट हुआ है। पांचवा पॉइंट आता है, देखिए अगर मान लीजिए मैंने मेरी प्रॉपर्टी आपको बेच दी, मैंने मेरी प्रॉपर्टी आपको बेच दी, आपको पोजेशन दे दिया, आपने क्या दे दी? कॉन्सिडरेशन दे दी, लेकिन अभी तक मैंने आपके नाम क्या नहीं करवाई है? रजिस्ट्री। क्या नहीं करवाई? इसे हम कहते हैं पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या? लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरी तरह से परफॉर्म होना है। जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आप बेचते हो उसके ऊपर एक कानून लगता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसका सेक्शन है 53 का ए, कहता है उसमें पार्ट परफॉर्मेंस हुई है तो जिस व्यक्ति के पास पोजीशन है उसे ही क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड ऑनर, मतलब बायर को क्या मान लेंगे भाई? ऑनर, ना कि रजिस्टर्ड ऑनर को। छठा पॉइंट आ गया, अगर आपके पास प्रॉपर्टी किसमें है? लीज में, लेकिन लीज का अगर समय कम से कम कितना होना चाहिए? 12 बरस। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, देखिए हमने कहा हाउस प्रॉपर्टी हेड में आने के लिए चार्जेबल सेक्शन 22 है, कंडीशन है 3 है। पहली बात, टैक्स किस पे लगेगा? एनुअल वैल्यू पे लगेगा। नंबर 2, आपको प्रॉपर्टी किससे आ रही है? बिल्डिंग इज महत्वपूर्ण बात, और उसके साथ लगती हुई जमीन, अकेला जमीन नहीं, ये ध्यान रखिएगा। और 2 बातें हैं जहां उस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगी, पीजीबीपी में आएगी, अगर उस बिल्डिंग का इस्तेमाल अपने पर्सनल बिजनेस के लिए कर रहे हैं। नंबर 2, आपका जो धंधा है, मीन्स आपका काम ही क्या है? कमर्शियल प्रॉपर्टीज को किराए पे देना। कौन सा? ना कि रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल है तो इसी हेड में, कमर्शियल है तो पीजीबीपी हेड में आएगा, क्योंकि ये एक केस की रूलिंग थी। देन आ गया, हमने कहा कि उस रेंट के साथ में कुछ और चीज से भी रेंट आ रहा है, एसेट से आ रहा है या सर्विसेज से आ रहा है, तो हमें देखना होगा स्प्लिट होगा या नहीं। स्प्लिट होगा तो स्प्लिट कर दीजिए, बिल्डिंग वाला इधर आ जाएगा, बाकी दूसरे हेड में चल जाएगा। नहीं होगा तो दूसरे हेड में ही जाएगा, एचपी में नहीं आएगा। तीसरी बात हमने कह दी कि भैया आप होने चाहिए ऑनर, उसके लिए रजिस्ट्री जरूरी नहीं है। जैसे हमने डीम्ड ऑनर में आखिरी पॉइंट पढ़ा लीज, इसलिए हमने कह दिया चाहे फ्री होल्ड हो चाहे क्या हो, लीज होल्ड हो, आपको ऑनरशिप देखनी है आरपीवाई में, ना कि आरएवाई में। ऑनरशिप पे झगड़ा चल रहा है तो जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिसको ऑनर मान ले। डीम्ड ऑनर में हमने 6 पॉइंट किए, 2 पॉइंट कॉमन थे, स्पाउस था, माइनर चाइल्ड था। कॉमन क्या था? विदाउट या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। लेकिन स्पाउस में एक्सेप्शन है, एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, और चाइल्ड में भी है अगर वो एमएमडी हो, माइनर मैरिड डॉटर हो। लेकिन वहां ध्यान रखना, स्टिल इनडायरेक्टली अदर सोर्सेज में क्या आ गई? आपकी इनकम आ गई, क्योंकि ऑब्वियसली अदर सोर्सेज आपका कहां आ जाता है? ओएस के अंदर, स्टैंड्स फॉर अदर सोर्सेज के अंदर आ जाता है। तो वो 64 का 1 का ये लगा, वो उस मम्मी या पापा मतलब उस पेरेंट में लगेगा जिसकी इस इनकम को छोड़ते हुए दूसरी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप ओटीआर में आते हैं तो 10 का 32 में 1500 रुपए तक की आपको एग्जम्पशन मिल सकती है। लेकिन अगर वो बच्चा जो है एमडी वो डिसेबिलिटी है जो रेफर की गई है अंडर सेक्शन 80 का यू में, तो क्लबिंग नहीं होगा। तीसरा आ गया इम्पार्टिबल स्टेट है, आप उसके क्या है? होल्डर है। चौथा कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर है जहां स्कीम से आपको फ्लैट वगैरह अलॉट हुआ। पांचवा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पार्ट परफॉर्मेंस हो चुकी है तो जिसके पास पोजीशन है उसको ऑनर मान लिया जाएगा। एंड छठे में लीज का समय बताया गया है 12 बरस। लेकिन देखिए ऑनर पे ही सेक्शन 26 है, को ऑनर पे है, लेकिन मैं अभी एक बार बता नहीं पाऊंगा क्योंकि पहले कुछ और पढ़ना पड़ेगा। 25 का ये भी थोड़े ऑनरशिप पे है, जैसे मैं वो बता रहा था आपको अनरियलाइज रेंट या रिकवरी की, देखिए मैंने आपके आगे बात की थी, 25 का ये है, वो थोड़ा हमें बाद में आना पड़ेगा। तो मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, देखिए गेम सारी किस पे है मेरे मासूम बच्चों? गेम सारी एनुअल वैल्यू पे है या जीएवी पे है। तो हम सेक्शन 23 में आते हैं और सबसे पहले हम प्रॉपर्टी क्या देख रहे हैं? एलओ का मतलब है लेट आउट। क्या है? लेट आउट, और पूरे बरस के लिए आप लेट आउट किए हैं। यह आता है सेक्शन 23 का 1 का ए या बी कह लीजिए, ठीक है, 23 का 1 का ए और बी। देखिए इसमें आपको क्या देखना है? सबसे पहले 2 चीजें देखनी है। पहला है एमआर, स्टैंड्स फॉर म्युनिसिपल रेंट। म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू का हो या कुछ को, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं शॉर्ट ही इस्तेमाल करता हूं म्युनिसिपल रेंट, क्योंकि जिस म्युनिसिपल इलाके में आपकी प्रॉपर्टी है तो म्युनिसिपैलिटी जानती है कि चंडीगढ़ में सेक्टर 32 के रेट महंगे हैं कंपेयर टू 31, दैट इज म्युनिसिपल रेंट। या फेयर रेंट, फेयर का मतलब क्या होता है? अगर भैया मेरे पड़ोस में 1 लाख रुपए में प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ी हुई है तो स्वाभाविक है मेरा रेंट भी क्या होना चाहिए? 1 लाख, तो उसे हम कह देते हैं मार्केट का हो या फेयर रेंट। क्लियर है? तो वर्ड हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फेयर रेंट। तो इन दोनों का आप कॉम्पिटिशन करवाइए और विजेता को ढूंढ के लाइए, मतलब एमआर और एफआर विच एवर इज हायर।
उस हायर को आपने कंपेयर करना है किससे? एसआर से। व्हाट इज एसआर? स्टैंडर्ड रेंट। देखिए हमारे देश में है रेंट कंट्रोल एक्ट, तो कानून से ऊपर कभी भी रेंट आप ले नहीं सकते, इसलिए इस हायर ले लिया, अच्छी बात है, लेकिन उसको कंपैरिजन किया किससे? स्टैंडर्ड रेंट से। उससे ऊपर नहीं हो सकता, इसलिए क्या लेंगे? विच एवर इज लेस लेंगे, क्योंकि लॉ से ऊपर आप जा नहीं सकते। देखिए लॉन्ग रन में कौन विद्यार्थी टिक पाता है? क्योंकि लॉ है, एंड लॉ आई ऑलवेज से इज नथिंग बट व्हाट? कॉमन सेंस। द मोमेंट यू गो विद कॉमन सेंस यू विल बी एबल टू नेविगेट और हैंडल द पोजीशन, मतलब इश्यू और पोजीशन और द प्रॉब्लम। लेकिन जहां आप रट्टेबाजी में जाते हो वहां हमेशा क्या होता है? एक्सीडेंट होता है। तो इसलिए विच एवर इज लेस लीजिए, और जो लेस आ जाएगा हम उसको नाम क्या देंगे? ER, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। एक्सपेक्ट करते हैं हम इतना रेंट आना चाहिए। अब मैंने इसके ऊपर गोला क्यों घुमाया? क्योंकि अल्टीमेटली इन दोनों में से एक विजेता निकल के आएगा, जिसे हम कहेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड रेंट मीन्स इतने रेंट पे चढ़ जानी चाहिए थी चीज। वो RR क्या है सर? इसे आप कहते हैं रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। रेंट रिसीव्ड या, ये हुआ ना एक्चुअल रेंट, इसलिए ब्रैकेट में देखिए फॉर्मूला लिखा मैंने, AR माइनस UR, एक्चुअल रेंट माइनस अनरिलाइज्ड। अनरिलाइज्ड रेंट क्या होता है सर? देखिए आप साधारण भाषा में उसे क्या कह लीजिए? बैड डेट कह लीजिए। और ये है एक्सप्लेनेशन 23 का 1 की पहली एक्सप्लेनेशन। बैड डेट सिंपल भाषा में क्या है? बैड डेट कि पैसा मिला ही नहीं, तो मिला ही नहीं यार, उस पर टैक्स लगना नहीं चाहिए। आएंगे इस पे लॉट पे, लेकिन एक बार पहले इसी को हम हैंडल करेंगे। तो अंत में दो चीजें निकल के आ गई, ER और RR। इन दोनों का कंपटीशन कराओ, विच एवर इज व्हाट? हायर। देखिए इनकम टैक्स की सिंपल मंशा है ठोको टैक्स, इसलिए हायर आप लेके चलेंगे। लेस क्यों करना पड़ा? कानून आ गया था, यहां पे लेस लेना पड़ा हमें, इसलिए इन दोनों में अंतिम में कंपटीशन हुआ। विच एवर इज हायर क्या आया? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मैं आपको एक उदाहरण के साथ यहां करवा देता हूं ताकि आपको बात थोड़ी समझ में आसानी से आ जाए। देखिए हमने कहा पहले क्या ले लीजिए? MR ले लीजिए, म्युनिसिपैलिटी। मान लीजिए म्युनिसिपैलिटी कहती है, देखिए मैं पर एनम के हिसाब से एक उदाहरण आपके सामने बात कर रहा हूं। म्युनिसिपैलिटी कहती है भैया ये प्रॉपर्टी 100 रुपए में चढ़ सकती है, तो हमने म्युनिसिपल रेंट देखा, इनकम टैक्स वाले देख रहे हैं ना, क्योंकि टैक्स तो उन्हें लगाना है। फिर हमने क्या देखा? फेयर रेंट, जैसे आप आसपास के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से जो मर्जी खाएं। मान लीजिए फेयर रेंट उन्होंने देखा कि भैया 120 हो सकता है। कितना हो सकता है? तो इनकम टैक्स वाले कहेंगे भाई मार्केट में 120 चल रहा है, तो ठोको टैक्स किस पे? 120 पे। तो हमने इन दोनों का क्या ले लिया? हायर ले लिया। तो हायर आ गया अपने पास कितना? 120। लेकिन अब हमें उसका कंपटीशन करवाना पड़ेगा कानून से, स्टैंडर्ड रेंट। कानून मान लीजिए बोलता है कि भैया जो रेंट होता है वो 90 से ज्यादा नहीं बनना चाहिए, तो हम इससे ऊपर तो जा नहीं सकते। अब की बार हमें क्या लेना पड़ा? विच एवर इज लेस। तो ये जो लेस निकल के आ गया, कितने रुपए निकला? 90 रुपए निकला। हमने इसको एक नाम दे दिया मासूम बच्चों, क्या नाम दे दिया? ER, एक्सपेक्टेड रेंट। तो इनकम टैक्स कहते हैं भाई हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं, ये आपकी कमाई है। अब हम है असेसी। हम कौन है? असेसी। हमने कहा साहब अब हम वर्ड लेंगे क्या? RR, स्टैंड्स फॉर रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, जिसका फॉर्मूला मैंने दिया था आपको एक्चुअल रेंट, ठीक है, माइनस अगर कोई बैड डेट हो जाए जिसे कह लो अनरियलाइज कह लो, राइट। मान लीजिए इसे सॉल्व, अगर अनरियलाइज है तो सॉल्व करेंगे, वरना तो काहे को करेंगे। मान लीजिए यहां उदाहरण देखिएगा, हमने कहा साहब 120 रुपए हमें रेंट आया, तो इनकम टैक्स वाले कहते कितने अच्छे हो तुम, हम तो रेडी थे सिर्फ कितने पे टैक्स लेने के लिए? 90 पे। तुम तो बहुत ही ऑनेस्ट आदमी हो, क्योंकि आजकल ये रेयरिटी हो चुकी है। सो इसलिए 120 आ गया। क्या आ गया? RR। तो हमें इन दोनों का कंपटीशन करवाना था, इन और इनमें से क्या लेना था? विच एवर इज हायर। और हमने कहा था जो हायर होगा वो होगा विजेता, और उसे हम नाम क्या देंगे? GAV। तो यहां इस उदाहरण में कितना निकल के आ गया भैया? 120। मान लीजिए अदर वे अराउंड ले लेते हैं। हमने कहा साहब हमें तो रेंट मिला ही 70 रुपए है। कितना? तो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं भैया ऐसे मत करो, क्योंकि हम बावले नहीं हैं। हमने देखिए म्युनिसिपैलिटी से चर्चा की, हमने मार्केट से चर्चा की, हमने कानून भी देखा, और उन सबको देखते हुए हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि भैया 90 रुपए रेंट होना चाहिए। आप हमें 70 रुपए कह रहे हैं, ये हो नहीं सकता। तो इसलिए विच एवर इज हायर, यहां पे 90 और 70 कितना निकल के आया? 90 रुपए को हम क्या मान लेंगे? आपका GAV। तो सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी हेड में सारी कहानी इस फॉर्मूले पे आधारित है। बात समझ में आ गई अच्छे से? इसको आपने टिका लिया, इसी के ऊपर सारा बेस है, सारे क्वेश्चन इस पे
ये पहला स्टेप है आपका। तो ये था लेट आउट में, तो हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया? जीएवी। अब इनकम कैसे निकलती है, एक बार थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए हम कुछ स्टेप्स लगाते हैं। सबसे पहले तो देखिए जीएवी निकाल लीजिए। अब सरकार कहती है टेंशन मत लीजिए, हम इस पे टैक्स नहीं ठोकेंगे। हमने कहा बहुत मेहरबानी आपकी। तो सरकार ने कहा इसमें से लेस क्या कर लीजिए? म्युनिसिपल टैक्स। अब ये क्या होता है, देखिए अगर आप यहाँ ट्राई सिटी चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला में रहते हैं तो जो हमारा घर है म्युनिसिपैलिटी वाले उस पर एक टैक्स लेते हैं, उसे प्रॉपर्टी टैक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये रहा आपके सामने। म्युनिसिपल टैक्स क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स कहो, हाउस टैक्स कहो, या क्या कह लो, लोकल टैक्स कह लो। मेन आप प्रॉपर्टी टैक्स वर्ड को कंसीडर जरूर करें ताकि लिंक कर पाए, क्योंकि लॉ में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं होता, सब कुछ कॉमन सेंस से होता है। मेन है पढ़ने का अंदाज या अपने नोट्स ढंग से बनाना। तो क्या कहा अभी हमने इनकम निकालते समय, भाई इसे डिडक्ट करना होता है जीएवी से। तो लेकिन कब डिडक्ट करना है? इफ का मतलब आप सारे जानते हैं, कंडीशंस है। पहली कंडीशन आपके सामने, अगर आपकी प्रॉपर्टी है लेट आउट, क्या है? मतलब आपने भाड़े पे दे रखी है। अगर आप उसमें खुद रहते हैं, उसे अंग्रेजी में हम कहते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड, या खाली पड़ी है तो हम उसे कहते हैं अनऑक्युपाइड। और यहां पे लेट आउट के साथ आपको एक वर्ड दिख रहा होगा डीएलओ, डीम्ड लेट आउट। तो टेंशन मत लीजिए, सेल्फ ऑक्युपाइड, अनऑक्युपाइड, डीम लेट आउट मैं थोड़ी देर में आपको करवाने वाला हूं। लेकिन एक बार जानना जरूरी था कि भैया ये इनकम कैसे निकलता है। तो मोटा मोटा समझ गया, प्रॉपर्टी आप किराए पे दिए हो, क्योंकि लॉजिक दिखाइए। देखिए क्यों हम लेट आउट वाला ही माइनस कर रहे हैं। अभी आपने देखा, जैसे मान लो ये ऊपर से हम जीएबी यहां निकाल आए थे, दो उदाहरण थे हमारे, 120 या क्या 90, मान लेते हैं 120 है जीएबी। तो आपने कहा सर आप मेरे को 120 रुपए पे टैक्स लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आप कहते हो मेरी इनकम है। सर थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कीजिए, हमारी प्रॉपर्टी पे क्या लगता है? टैक्स लगता है। मान लेते हैं 10 रुपए लगता है। कितना लगता है? 10। तो सर मैंने कमाए कितने? 110 रुपए। सर आप बात कर रहे हो इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स में पहला वर्ड ही क्या है? इनकम है, तो इनकम पे लगाइए ना। तो उन्होंने कहा बात तो सही है, इसलिए आपका म्युनिसिपल टैक्स क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्रॉपर्टी को किराए पे दे रहे हैं तो ही। खुद रह रहे हैं क्यों नहीं माइनस होगा? अरे बात करेंगे, थोड़ा धैर्य रखिए आप। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है? अगर आप म्युनिसिपल टैक्स दिए हैं, पे किए हैं, मतलब अगर पे नहीं किए तो या तो आप डिफॉल्टर हैं, या यूं कह लीजिए एरियर में है। तो इनकम टैक्स कहता है देखिए हमने आपकी बात मान ली, हम माइनस कर देंगे, लेकिन आप दिए भी तो हो ना सरकार को, म्युनिसिपैलिटी को टैक्स, इसलिए डिडक्शन नहीं मिलेगा। नॉट इफ क्या है? आउटस्टैंडिंग। कहना क्या चाहते हैं, ये माइनस होगा कैश बेसिस पे। सो दूसरी कंडीशन है किसने पे किया हो? ऑनर ने। क्योंकि आप कह रहे थे 120 की कमाई है, 10 रुपए में टैक्स पे किया हूं, तो ठीक है 110 मान लेते हैं। लेकिन कई किराए ये मालिक मकान बड़े तेज होते हैं, किसकी जेब से हाउस प्रॉपर्टी निकलवा लेते हैं ये टैक्स? टेनेंट की। तो टेनेंट पे किया है, तो भैया तुम्हारी इनकम तो वही की वही खड़ी है 120। देखा जाए तो तुम्हारी 120 रुपए इनकम है, प्रॉपर्टी टैक्स तुम अगर टेनेंट से ले लियो, देखा जाए तो तुम्हें टैक्स हमें ठोकना चाहिए 130 पे, और तुम कहते हो 10 माइनस कर दो। चलो हम ये कर लेते हैं, ना उधर ना इधर। क्लियर है? 120 ही रहेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो इसलिए माइनस होगा। एक आप पे किए हो कैश बेसिस, दूसरा कौन पे किया है? ऑनर। तीसरा कब पे करना? भैया इनकम निकल रही है आरपीवाई की, तो पे करना कब है? आरपीवाई 25-26 में। कहने का मतलब है आपने कहा सर मैं 25-26 में पे किया हूं, लेकिन पिछले 3 साल का नहीं पे किया था पिछले, तो सरकार ने कहा ऐश करो, पिछले 3 साल वाला भी माइनस कर लो। इसलिए हमने क्या लिखा? इवन इफ रिलेट्स टू व्हाट, चाहे व्हाट। और आप कहते हो सर स्कीम चल रही थी, वो डिस्काउंट दे रहे थे कि अगले 3 साल का दे जाओ 10% डिस्काउंट, मैं तो अगले 3 साल का भी दिया। तो हमने कहा ऐश कर, हम पूरा का पूरा क्या कर देते हैं? आपको माइनस कर देते हैं। चौथी नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी आपकी कहां है? हिंदुस्तान के बाहर है। ऊपर हमने साफ कहा था, देखिए बिल्डिंग चाहे कहां हो, भारत या भारत के बाहर, लेकिन भारत के बाहर ऑर्डिनरी जो ओआर है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसको तो टैक्स लगा था। एनओआर और एनआर को तो तभी लगा था अगर वो इनकम कहां रिसीव हो रही हो, भारत में। तो भैया वो भी माइनस हो जाएगा अगर इंग्लैंड की म्युनिसिपैलिटी ने उसके ऊपर क्या लगाया है? म्युनिसिपल टैक्स लगाया, इवन वो भी माइनस हो जाएगा। इज दैट ओके किडीज? हर पॉइंट को जितने बन सकते हैं इस एक पेज का भी देखिए, पूरा सौदा नहीं है, काफी स्पेस इसके अंदर पड़ी हुई है। परफेक्ट A4 पेज है, बढ़िया मस्त प्रिंट आउट है आपके लिए।
राइट, बात समझ में आई। तो जैसे आप इसे माइनस कर लेते हैं, तो जीएवी से हम स्टार्ट हुए थे, माइनस करने के बाद उसे हम कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू। इस पे भी सरकार ने आपकी ऐश करवा दी। क्या ऐश करवाई सर? हमें आपको दे दी गई है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। यहां आता है सेक्शन 24, और 24 में दो बातें हैं, 24 का ए, 24 का बी। देखिए ऐसा है, अब आप कहने लगे कि सर 120 रुपए, जैसे मेरे उदाहरण में था कि मेरी इनकम है, देखिए सर मैं बिल्डिंग पे रंग रोगन करवाया, पेंट करवाया, ये रिपेयर करवाया, ये कमरा ठीक करवाया, ये देखिए किराएदार ये स्विच तोड़ गया, फलाना कर गया, टमकाना कर गया, दिस एंड दैट। हमें मालूम है कि हमारे देश में लोग कितने शरीफ हैं, सीधे इतने हैं जैसे जलेबी। ठीक है, तो इसलिए लोग फर्जी बिल बनवा के कहेंगे इतना खर्चा हुआ है, इस बात का हुआ, ये हुआ, मैंने इंश्योरेंस करवाई है, फर्जी बिल बनाएंगे रिपेयर के वो। हाँ, तो सरकार कहती है हम इस झंझट में फंसेंगे ही नहीं। हम आपको स्ट्रेट वे जो एनएवी मान लीजिए, जेबी आया 120 रुपए, म्यूनिसिपल टैक्स 20 रुपए माइनस हो गया, तो एनएवी कितना बचा? 100 रुपए बचा। उस 100 रुपए का कितना डिडक्शन दे रही है सरकार? 30%। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का रीजन क्या है? वही रिपेयर, ये वो व्हाइट वॉश ठीक करवाना, राइट। तो आपने खर्चा किया या नहीं किया, आप डिडक्शन पाइए। इसलिए हमने उसके नाम क्या दे दिया? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है फिक्स्ड, फ्लैट, सीधा, ना हमें कुछ जानना है ना हमें कुछ बताना है। ठीक है। लेकिन देखिए मैं कुछ यहां कुछ और लिखा हूं, ये वाला आप पर्पल कलर देख रहे हैं, इस पे लौट के आएंगे ब्रेक के बाद, अभी इसको मत देखिएगा। दूसरा हम डिडक्शन दे देंगे किस बात का? 24 का बी में इंटरेस्ट ऑन लोन का। ये भयंकर है, इसे बहुत गहराई में पढ़ना पड़ता है, थोड़ी देर में पढ़ेंगे। क्योंकि आप मकान खरीदे हो, लोन पे खरीदे हो, तो लोन पे ब्याज देना पड़ता है। तो सरकार थोड़ा इस चीज को अंडरस्टैंड करती है कि भैया इस आदमी के पास इतना पैसा नहीं है, तो ब्याज की भी क्या दे देती है आपको? डिडक्शन। प्रिंसिपल अमाउंट की नहीं, सिर्फ किसकी? ब्याज की। कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, हम थोड़ी देर में बात करेंगे। स्वाभाविक है इसके बाद जो निकल के आ गया वो क्या कहलाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखिए, और जरूरी नहीं है इनकम हो, क्योंकि देखिए अगर एनएवी है और यहां से ये चीजें, क्योंकि विशेष रूप से ब्याज बहुत ज्यादा हो सकता है, तो उससे आंसर आपका किस में कन्वर्ट हो सकता है? मे बी लॉस में। क्लियर है? मे बी किसमें? लॉस में। आएंगे सब चीजों पे लौट के, लेकिन एक बार दोबारा चलते हैं। कहानी स्टार्ट हुई थी कहां से? जीएबी से, जहां आपने देखा कंपटीशन हुआ एमआर में और एफआर में, विच एवर इज हायर लिया, हायर का कंपटीशन करवाया एसआर से, विच एवर इज लेस लिया, लेस जो आ गया उसको हमने एक नाम दे दिया। भाई एक विजेता तो ये हो गया फाइनल मैच खेलने के लिए ईआर, और दूसरा था आरआर, एक्चुअल रेंट माइनस बैड डेट या अनरियलाइज्ड रेंट के लोग। तो उन दोनों में से हम क्या ले लिए? विच एवर इज हायर इज जीएबी। ये था लेट आउट में। दूसरी कहानी कहां आती है? 23 का 1 का सी है। इसमें क्या हुआ? मकान तो आप भाड़े पे दिए थे, लेकिन मान लीजिए 3 महीना मकान क्या रहा? खाली रहा। खाली को इंग्लिश में हम कह देते हैं वैकेंट, या जैसे मैंने हेडिंग दिया है लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। अब समस्या क्या होगी? समस्या मैंने यहां आपको उदाहरण से स्टार्ट करी थी, हम सब कुछ पर एनम में चलते हैं। तो देखिए जब ईआर आ गया आपका निकल के, बेटा जी ईआर आ गया, वो तो पर एनम आ गया, लेकिन कमबख्त समस्या फंस गई कहां? आरआर में। क्योंकि आरआर का फार्मूला क्या लिए थे? एक्चुअल रेंट लिए थे। हम मान लेते हैं आपका एक्चुअल रेंट है 10 रुपए प्रति महीना, लेकिन 9 महीने से जब हम मल्टीप्लाई किए तो 90 रुपए आया। हाँ है ना बेटा? बात समझ में आ रही है कि वो डेटा बाकी तो क्या हो गया? पर एनम हो गया। ये क्या हो गया? 9 महीने। तो क्या हमें उसका कुछ प्लस माइनस करना है? आइए देखते हैं लॉ क्या कहता है 23 का 1 का सी में। लॉ ने कहा देखिए यहां दो बातें होंगी। पहली बात क्या होगी? कहता आरआर वैसे ही निकालिए जैसे निकालते थे, जैसे अभी मैंने निकाल दिया 90 रुपए। ईआर भी वैसे निकालिए जैसे निकालते थे, वो पर एनम ही निकलेगा, अभी मैंने निकाल दिया। कहता अब आप दो चीजें देखो, या तो आरआर क्या होगा? लेस देन ईआर होगा, या आरआर क्या होगा? मोर देन ईआर। एक बार आइए जरा यहां पे से एक उदाहरण मैं ले रहा हूं। से ये जो 9 महीने का आप रेंट लिए हो, ये है आपका, मान लेते हैं 110 रुपया। कितना है? और यहां आप ईआर देख रहे थे कितनी है? 90 रुपए है। तो दैट मीन्स सरकार तो पूरे साल का भी आप से टैक्स लेने के लिए राजी थी, खुशी थी। कितने रुपए पे? 90 पे। इज दैट ओके? 90 रुपए। लेकिन 3 महीने खाली रहने के बाद भी आप बड़े ही अच्छे व्यक्ति हैं, आप एसएससी हैं, आप बता रहे हैं मेरे को कितना मिला है। सरकार कहती कितना अच्छा आदमी है, ठोको इसे 110 पे टैक्स। अरे गॉड और नॉट। तो यहां क्या हो गया? आरआर मोर देन ईआर हो गया। ये सरल
सिचुएशन थी, तो स्ट्रेट वे जीएवी क्या आ गया, वही आपका आरआर इज जीएवी। लेकिन अगर आरआर लेस देन क्या है, ईआर है। और कारण देखना आपने, क्या देखना, ध्यान से सुनिएगा। अगर दो चीजें हैं कारण, या तो है किसकी वजह से, वैकेंसी की वजह से, तो हमने कहा आरआर क्या होगा, जीएवी। सर कुछ नहीं समझ में आया, इधर आइए एक बार लौट के आइए। देखिए साहब, वो 9 महीने का ये पर्पल कलर वाला देखिए आप, कितना रेंट आया, 90 आया। एक बार मैं इस 90 को थोड़ा कम कर लूं, अगर आप बुरा ना माने तो, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं 8 रुपया प्रति महीना, ठीक है, 8000 को या जो भी कहो, समझ गए ना, शॉर्ट में फिगर ले रहा हूं। कितना आया बेटा, 72 आया। कितना आया, 72 आया। ईआर कितना था, तो अब हमने कहा हमारी सिचुएशन लग गई, आरआर लेस देन ईआर लग गई, हाँ जी सर लग गई। अब हम क्या देख रहे थे, हमें ढूंढना था कारण। क्या ढूंढना था, कारण में मैंने आपको कितने बातें बताई, 2। एक कारण हमें देखना था क्या खाली रहने की वजह से है। अब खाली रहने की वजह से कैसे पता चलेगा, बड़ा सरल फार्मूला है। आपने क्या कहा, आरआर कितना है, 72 है। कितने महीने का है, 9 महीने का। मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं पूरा साल किराए पे रहा, पूरा साल किराए पे रहा। तो देखिए अगर पूरा साल किराए पे रहता तो 3 महीने का और एड ऑन कर लूं, हाँ या ना। अगर मैं उसे एड ऑन कर लूं, कितना हो गया, क्लियर है। तो मुझे पता चल गया यहां पे ईआर है 90, आरआर कितना है, 72। तो आरआर किसकी वजह से लेस है, ड्यू टू वैकेंसी है, क्योंकि मैंने वैकेंसी ऐड करके देखा तो आरआर क्या कर गया, उसको एक्सीड कर गया। तो इनकम टैक्स वाले बोले व्यक्ति सच बोल रहा है, व्यक्ति, अरे हाँ या ना, कि यार सचमुच उसकी वजह, जेन्युइन आदमी है, वैकेंसी बोल रहा है। तो हमने कहा आप टेंशन मत लीजिए, हम टैक्स किस पे ठोकेंगे, 72 पे ठोकेंगे, हम 90 पे नहीं ठोकेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप नॉर्मल हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन मान लेते हैं, मान लीजिए, तो मैं क्योंकि पूरा यहां नहीं करके दिखा रहा, मान लो इसको 24 नहीं मानते, इस 3 महीने को किराए को 8 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक बार मान लो, मानने में तो कोई बुराई नहीं। तो जब मैंने 8 ऐड करके देखा तो मैंने देखा ये तो 80 है। तो अब मैंने कहा वैकेंसी वाला ऐड कर लिया, तब भी आरआर क्या है, लेस देन ईआर है। तो अब मैंने कहा रीजन वैकेंसी फेल हो गई, रीजन तो कुछ क्या है, तो डैट मीन्स कहीं ना कहीं टेनेंट के साथ आपने सेटिंग कर रखी होगी, कागजों में कुछ और दिखा रहे हो, ले कुछ और रहे हो, कुछ ना कुछ झोल है यहां पे। तो सरकार कहती देखिए हम आपकी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन हमें प्राइमा फेसी दिख रहा है आप कमीने हैं, राइट। तो इसलिए कारण कोई और हुआ, तो इसलिए हम आपको टैक्स ठोकेंगे। किस पे ठोकेंगे बेटा, ईआर पे ठोकेंगे। बात समझ में आ रही है अच्छे से, 100%। मैं छोटे छोटे उदाहरण भी करवा रहा हूं कि आपको दिक्कत ना आए। उसके बाद बहुत सिंपल, इसे सामने रखिए, कोई भी प्रश्न आ जाए। बल्कि देखिए जब आप रिवीजन लगाते हैं, यहां आपकी एक जिम्मेवारी बनती है। रिवीजन देख लिया, आगे कर दिया, घुमा दिया, दिस एंड दैट, 2-4 क्वेश्चन आपने नहीं किए तो सब बेकार है, राइट। आगे बात समझ में। अब देखिए तीसरी सिचुएशन पे हम जा रहे हैं, कहां, सेल्फ ऑक्युपाइड या अनऑक्युपाइड। इसका मतलब क्या है, अरे नॉर्मली हम अपने घर में खुद ही तो रहते हैं। अनऑक्युपाइड क्या होता है कि मान लीजिए चंडीगढ़ में घर है और हमारा ट्रांसफर दिल्ली में हो गया। कहां हो गया, दिल्ली में हो गया। तो जब आप दिल्ली चले गए तो घर तो चंडीगढ़ वाला दिल्ली जाएगा नहीं, तो घर क्या रहेगा, खाली रहेगा ना। तो उसको हम क्या कह देते हैं, अनऑक्युपाइड। मतलब हमारी कोई मंशा नहीं है उसको भाड़े पे देने की। बड़ा सरल ले लीजिए, हम अपने घर में रह रहे हैं तो घर में ही रहेंगे भैया, बाहर टेंट थोड़े लगा के रहेंगे। और दूसरा हम कहीं और चले गए हैं, हम अपना घर है हम खाली रख लेंगे लेकिन भाड़े पे नहीं देना चाहते। यहां लगता है सेक्शन 23 का 2। तो सरकार ने कहा इस इंसान को तो कोई कमाई ही नहीं आ रही, तो नहीं आ रही है, ऐश करो रे। तुम्हारा जीएवी क्या करते हैं हम, नील, कोई ईआरएमआरएफआर कुछ नहीं है। सर एनएवी क्यों लिखा नील, अरे सरकार ने कहा, देखिए सरकार ने कहा थोड़ा बात समझो, जब हम तुम्हें जीएवी नील कर दिए, जब हम तुम्हें, देखिए इतना है चाहे आप अपने घर में खुद रह रहे हैं म्युनिसिपल टैक्स लगता है, लेकिन जीएवी में से अगर म्युनिसिपल टैक्स माइनस हो जाएगा तो आंसर लॉस में निकलेगा। लॉस से क्या होगा, आप किसी और इनकम में से माइनस करवाओगे। सरकार कहती इतनी भी हमारी मंशा नहीं है, क्योंकि हम हैं इनकम टैक्स वाले, हमारी भी मंशा ठोको टैक्स, गॉट और नॉट। तो इसलिए हम स्टेट में तुम्हारा एनएवी क्या कर देते हैं, नील। इसलिए देखिए
ये मैंने लिख के दिया था एसओ, सो मत कह देना इसे, सेल्फ ऑक्युपाइड। ये लेट आउट का एक तरह से फॉर्मूला था। सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया तो स्ट्रेट वे एनएवी क्या है, निल है। और ध्यान दीजिए, जब एनएवी के ऊपर ही तो हम स्टैंडर्ड दिए थे 30%। अरे जब एनएवी निल है तो काहे का स्टैंडर्ड? सो कोई स्टैंडर्ड नहीं मिलेगी, नॉट इफ सेल्फ ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड, ठीक है। तो इवन स्टैंडर्ड भी नहीं मिलेगी। सर क्या मेरे को सेल्फ ऑक्युपाइड पे ये 24 का बी की डिडक्शन मिल सकती है? हाँ मिलेगी, और हम 100% जानते हैं उससे आपका आंसर क्या निकलेगा, लॉस। तो उससे स्टिल आपको बाकी हेड से मतलब जो भी है वो पढ़ेंगे हम, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड आप एडजस्ट करवा लीजिएगा। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, आप 5-7 ऐसे ही घर लेके बैठे हैं, एक गोवा में, एक दिल्ली में, एक पहाड़ों में, दिस एंड दैट। सरकार कहती देखिए आप पैसे वाले हैं तो ठोकेंगे आपको टैक्स। हम ये बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा कितने घर के लिए देंगे? सिर्फ 2 हाउस प्रॉपर्टी तक हम आपको ये बेनिफिट देंगे, वो भी अगर आप ये 2 असेसी हैं। कौन से? इंडिविजुअल एनएचएफ। क्योंकि इंसान को घर रहने के लिए चाहिए, वो इंसान को चाहिए। कंपनी इंसान नहीं होती, वो बीसी होती है, बॉडी कॉर्पोरेट, आप सारे जानते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। तो उसको किस बात का भाई? तो इंडिविजुअल एनएचएफ। और देखिए मैंने लिख के दे दिया है नो एमटी डिडक्शन। एमटी बोले तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप नॉर्मल हैं? धन्यवाद। देखिए अब यहां था लेट आउट पूरे बरस के लिए थे या कुछ अरसे के लिए था, ये पूरी तरह से सेल्फ ऑक्युपाइड था या अनऑक्युपाइड था। लेकिन देखिए कहानी यहां दोनों में बीच की भी है। तो अगला केस क्या आता है? अ हाउस प्रॉपर्टी। अ का मतलब है एक, सिंगल यूनिट, एक घर है, ये गलती मत कीजिएगा। तो नॉर्मली आपने देखा होगा, मान लीजिए 1 मंजिला हमारा घर है, 4 कमरे हैं, 3 में हम रहते हैं, 1 हमने भाड़े पे दे दिया। ये राइट समझ रहे हो आप? तो कहता हमने एक हाउस प्रॉपर्टी है, उसका कुछ पोर्शन कह लो या पार्ट या कुछ भाड़े पे दे दिया और कुछ में हम रह रहे हैं। तो कहता है ऐसी स्थिति में क्या करें? एक बात। दूसरा सुनिएगा, नॉर्मली क्या होता है, आपने यहां ट्राई सिटी में देखा, नीचे वाली मंजिल में हम रह रहे हैं, ऊपर वाली मंजिल किस पे दे दी? भाड़े पे दे दी। 3 मंजिले नॉर्मली हमारे यहाँ ट्राई सिटी में घर चलते हैं। 3 मंजिले में देखिए कुछ इस तरह से स्थितियां पाई जाती है। एक में हम रह रहे हैं या तो दोनों ऊपर किराए पे, या हम क्या कर लेते हैं, दोनों के 2 में हम रह रहे हैं 1 किराए पे, और कई बार हम तीनों में खुद ही रह रहे होते हैं। तीनों में हमने भाड़े पे कोई मंजिल नहीं दी, फिर तो भैया वो कहां आ जाएगा? सेल्फ ऑक्युपाइड, फिर तो बात ही खत्म है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं। तो सरकार कहती है हम भी मिक्स करेंगे। तो इसलिए मेन याद रखिए, हम इसे क्या मानेंगे? हम इसको अलग अलग घर मान लेंगे। तो अगर वो 3 मंजिला है तो क्या मान लिए जाएंगे? 3 घर, ठीक है। कहता अब समस्या आ गई, 3 मान लिए हो तो जैसे म्युनिसिपल टैक्स तो आप पूरे घर का दिए होंगे, तो अलग अलग मान लिए हो तो अलग अलग कैसे इनकम निकालेंगे? सर लेट आउट का ऐसे निकालो, इसका ऐसे निकालो। तो सर वो म्युनिसिपल टैक्स क्या, ये जो इसमें आप बोल रहे थे माइनस होगा, इधर माइनस नहीं होगा, तो वो क्या पूरा माइनस हो जाएगा? नहीं ना, अलग अलग मान लिए हो तो उसकी एक रेशियो तो लोगे। ये जब आप ER, MR, FR निकाले वो तो पूरे घर का रहा होगा, बट बाइफरकेट भी तो करोगे। मान लो 2 मंजिल हैं तो रेशियो क्या आ गई? 1:1। 3 आ गई तो क्या आ गई? 1:1:1, 1/3, 1/3। तो इसलिए लॉ ने कहा देखिए एक रीजनेबल बेस या रेशियो लीजिए। वो रीजनेबल क्या हो सकता है? प्लिंथ या बिल्ट अप एरिया। प्लिंथ का मतलब क्या होता है? इंटरनल एक्सटर्नल, जितना साइज है प्लॉट का उसके हिसाब से ब्रेकअप कर लो, या बिल्ट के हिसाब से ब्रेकअप कर लो एरिया, और अदर व्हाट? रीजनेबल बेस, ठीक है। तो कहता किसके लिए? फॉर अपोर्शनिंग मींस बांटने के लिए। किसको? वही तीनों सौदा, MR, FR कंपटीशन करके जो हायर आया था उसके साथ SR वाला, एंड साथ में क्या? लेकिन बांटिए तभी ना, इफ नॉट गिवन। अरे क्वेश्चन ने खुद ने बांट के दे दिया, आप बोले सर बोले थे बांट दीजिए, हमने बांट दिया तो भैया 4 महीने और बांटिए। कहने का मतलब है क्वेश्चन में बांट के दे रखा, फिर क्यों बांटेंगे? नहीं बांट के दे रखा है तो क्या लीजिए आप? एक रेशियो लीजिए। क्वेश्चन करने का वही अंदाज रहेगा, लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड। बात समझ में आ रही है? 100%। कहानी आगे बढ़ती है। देखिए यहां क्या हुआ, यहां थोड़ा सा एक विचित्र हो गया। अब आप कहोगे नहीं सर ये भी तो वो वाली बात होगी, नहीं। यहां देखो क्या लिखा है, लेट आउट भी है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, मतलब दोनों चीजें हैं फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब सुनिएगा, आपका ट्रांसफर दिल्ली हो गया। कहां ट्रांसफर हो गया? दिल्ली हो गया। तो चंडीगढ़ में आपका घर था, मान लीजिए 7 महीने आप चंडीगढ़ थे, कितने महीने थे? अब दिल्ली ट्रांसफर हो गया तो आपने एक निर्णय लिया, भैया दिल्ली घर जाके किराए पे लेना होगा, खर्चा बढ़ जाएगा।
तो ऐसा करते हैं, दिल्ली तो जाना पड़ेगा, तो चंडीगढ़ वाला घर किस पे दे देते हैं? भाड़े पे दे देते हैं। तो यहां क्या हुआ, एक ही घर है, कुछ महीने लेट आउट है, कुछ महीने क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, इसलिए लिखा है दोनों काम हुआ फॉर पार्ट ऑफ द ईयर हुआ, और सेक्शन यहां बदल के आ गया 23 का 3। तो अब यहां क्या होगा, ये डब्बा देखिए मैं एनालिसिस लिख दिया, पहले एनालिसिस को देखिएगा। सिंपली सॉल्व क्वेश्चन सेम एज व्हाट, आप लेट आउट लेके चले। सर क्यों लेके चले, सेल्फ ऑक्युपाइड थे हम। देखिए सरकार बहुत सिंपल भाषा में कहती है, हम सेल्फ ऑक्युपाइड का बेनिफिट तभी देंगे जब आपने कोई और बेनिफिट नहीं लिया। क्या नहीं लिया? नो अदर बेनिफिट इज अवेल्ड। मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड में एक भयंकर कंडीशन आ जाता है, नो अदर बेनिफिट अवेल्ड, मतलब सिर्फ रहे हो आप यार, खाली रखे हो। लेकिन यहां क्या किए 23 का 3 में, आप लोग तो उसको भाड़े पे दे दिए। तो सरकार बोली भैया वो स्कीम खत्म हो गया, 23 का 2 खत्म हो गया, तुम 23 का 3 में आ गए। तो सिंपली सॉल्व द क्वेश्चन सेम एज व्हाट। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है, बता बेटा। सर आपके उदाहरण में 7 महीना सेल्फ ऑक्युपाइड था, 5 महीना लेट आउट था, तो आप लेट आउट में बोले थे इन चीजों का आपस में कंपटीशन करवाएंगे, तो वो 5 महीने के हिसाब से लें फिर उसको, ER MRFR, समझ गए या नहीं? तो लॉ ने कहा सेम एज लेट आउट लेके चलो, सिर्फ एक चेंज करो, एक्सेप्ट टेक RR फॉर एक्चुअल पीरियड ऑफ लेट आउट। मतलब ER निकालने का तरीका वही पर एनम रहने वाला, लेकिन जो RR निकालोगे, जैसे यहां था ना ये 9 महीने वाला एग्जाम्पल, अभी जो मैं नया एग्जाम्पल दिया उसमें कितना हो जाएगा, 5 महीने, बस उसके हिसाब से सॉल्व करो। उसके मतलब अल्टीमेटली ये 23 का 3 सॉल्व कैसे करना है, ऐसे करना है, बस उसमें ये RR लेना है। तो उसमें RR में क्या आता है, एक्चुअल रेंट, तो जितना एक्चुअल रेंट आता है उतना ले लो, जो 5 महीने बने या जो भी बने, ठीक है। और देखो यहां मैंने बहुत अच्छे से लिख दिया, ER किसका लो, पूरे साल का। अरे ER किससे आया, MRFR सच हायर कंपेयर्ड विद व्हाट, SR व्हिचएवर इज लेस, पूरे साल का। RR सिर्फ किसका लिया, फॉर लेट आउट पीरियड। और अल्टीमेटली कंपटीशन किसका हुआ था, ER एंड RR का, व्हिचएवर इज हायर क्या है, GAV। अच्छा सर अब म्युनिसिपल टैक्स भी तो माइनस करना होता, हाँ करो ना, वो पूरे साल का ही माइनस करो। तो सरकार आपको उसका तो पूरा बेनिफिट दे रही है। स्टैंडर्ड तो किसके ऊपर निकल गया नहीं है, NAV पे, वो वैसे रहेगी 30%। ओके और नॉट, पक्का है? लेडीज एंड जेंटलमैन, सब सेक्शन चेंज होता है, 23 का 4 आ रहा है, इसे हम मानते हैं डीम्ड लेट आउट, DLO लिखा है। अब डीम क्या है, देखिए अभी हमने देखा 23 का 2 में हम आपको सेल्फ ऑक्युपाइड का बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा कितने घर का दे रहे हैं, भैया 2 का दे रहे हैं। अरे मान लो तुम्हारे पास 5 घर है, 5 नहीं, एक बार एग्जाम्पल 3 से करवाता हूं, नहीं तो मेरे को इतना बड़ा बताना पड़ जाएगा। मान लो 3 घर है, कितना घर है, तीनों का तीनों तुम तुम्हारे पास रखे हो, चंडीगढ़ वाला भी अपने पास रखे हो, पहाड़ों वाला भी अपने पास रखे हो, दिल्ली वाला भी अपने पास रखे हो। तो हमने कहा तो सेल्फ ऑक्युपाइड का तो बेनिफिट 2 का देंगे, तो एक को क्या मानना होगा, लेट आउट। अब कौन सा माने लेट आउट, अक्कड़ बक्कड़ पंबे पो कहता, हाँ बिल्कुल उसी प्रकार से। मतलब देखिए कहता पहली बात, सेल्फ और ऑक्युपाइड या अनऑक्युपाइड क्या है, मोर देन 2, तभी लगी ये सिचुएशन। ऑप्शन है एसएससी की, टेक एनी 2 एज व्हाट and others as what, DLO, choose beneficial what, may change option what, each year। DLO में एक चीज तो पक्का है, किराए पे तो कोई मकान नहीं है। अल्टीमेटली कंपटीशन लेट, देखो मेन ये लेके चलो, चाहे DLO है, इनकम तो लेट आउट के हिसाब से निकलेगी, ER निकाल के लाओगे, कंपटीशन किससे करवाओगे, RR से। RR तो है ही नहीं, RR तो है नहीं क्योंकि किराए पे तो दिया नहीं, इसलिए मैंने एनालिसिस ये डिब्बा बना के दे दिया आपको, DLO में ER ही स्ट्रेट वे क्या हो जाएगा, GAV। अरे सर ऑप्शन कैसे बनाना है ये नहीं समझे, अरे बनाते हैं ना। मान लीजिए से आपके 3 घर हैं, तीनों के तीनों क्या है, SO, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप ऑप्शन बनाइए, क्या बनाइए, ऑप्शन बनाइए। कितनी ऑप्शन बनाएंगे, 3 बनाइए। कैसे बनाइए, बहुत ही साधारण है। आप क्या कीजिए, जो हाउस प्रॉपर्टी नंबर 1 है, क्या है, 1 है, फिर क्या आएगी, 2 आएगी, फिर क्या आएगी, 3 आएगी। आप क्या बना लीजिए, ऑप्शंस बना लीजिए। कैसे ऑप्शन बनाए, देखिए पहली ऑप्शन यूं बनाए, इसे SO मान लो, नहीं लो गया, इसे SO मान लो, नहीं लो गया, इसे क्या मान लो, DLO। DLO में क्या गया, ER बन गया आपकी GAV, म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा,
स्टैंडर्ड माइनस हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन क्या बना लीजिए, इसको फिर से एसओ ले लो, आपकी बार इसको क्या ले लो, डीएलओ ले लो, इसको क्या ले लो, एसओ ले लो। तीसरा ऑप्शन बना लो, इसको डीएलओ एसओ एसओ। होगा क्या, टोटल कीजिए, क्या आएगा आपका टोटल इनकम। मान लो यहां पे आया 100 रुपए, यहां पे आया 90 रुपए, यहां पे आया 70 रुपए। बताइए किस पे टैक्स ठुकवाना पसंद करेंगे। हर इंसान चाहेगा टैक्स कम ठुके। सिलेक्टेड, सिलेक्टेड में क्या निकला भाई, पहले को क्या मान रहे हैं हम, डीएलओ। तो दैट मीन्स क्वेश्चन का साइज तो बढ़ गया सॉल्व करने में, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए जब यहां एसओ लिए थे, जो आंसर आएगा यहां पे भी तो सेम ही रहेगा। अरे गॉड और नॉट, बस भरते जाइए इस ढंग से। ये सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए अब हम इनकम किसका निकाल रहे हैं, आरपीवाई 25-26 का, या असेसमेंट ईयर क्या कह लो 26-27। तो अगले बरस दोबारा फिर ऐसे कर लो, जौन सी ऑप्शन आ जाए इजी वो सिलेक्ट कर लो। मतलब ये ऑप्शन हर बार बदल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं एक बार जिसको डीएलओ मान लिया उसके बाद मैं किसी की नहीं सुनता। इनकम टैक्स कहते हैं हम सब हमेशा हर साल आपकी अलग अलग सुनेंगे। अरे गॉड और नॉट, भाई नॉर्मल है सारे विद्यार्थी 100%। तो बेटा जी कहानी आगे बढ़ती है और कहानी जाती है अपने आखिरी पड़ाव पे। सब सेक्शन चेंज होता है 23 का 5। बिल्डिंग है आपके पास, फ्लैट है आपके पास, लेकिन एज सिट है। सिट स्टैंड्स फॉर स्टॉक इन ट्रेड। क्या मतलब हुआ इसका, अरे हम बिल्डर हैं और फ्लैट बना के या घर बना के बेचते हैं। बिल्डर हैं, क्या करते हैं, घर बना के बेचते हैं। बेचो फिर। तो आप कहोगे सर इसका अगर काम यही है तो इनकम तो इसका कहां जाएगा, पीजीबीपी हेड में। देखिए हम स्पष्ट कह दिए थे हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आती है, दो स्थिति में नहीं आती, मत भूलिए। या तो आप उस बिल्डिंग का उपयोग कर रहे हो पर्सनल बिजनेस के लिए, या फिर आप भाड़े पे देने का काम करते हो, लेकिन सिर्फ किसका, कमर्शियल प्रॉपर्टी का। वरना हर जगह इनकम कहां से आएगी, हाउस प्रॉपर्टी हेड में। तो हमने क्या कहा, भाई सर मैं बिल्डर हूं, तो सर मैंने तो फ्लैट बेचने हैं, तो मेरे तो फ्लैट क्या पड़े हैं, खाली पड़े हैं ना, ऐसे तो नहीं किराएदार के साथ बेचूंगा मैं। क्लियर है। तो सरकार ने क्या कहा, टेंशन मत लो, तुम्हारा एनुअल वैल्यू निकालेंगे, ऐश करो रे, कितना नील। अरे हम भी जानते हैं तुम्हारे घर तो क्या पड़े हैं, खाली। लेकिन ऐसा है, हम ये तुम्हें बेनिफिट कितने साल के लिए देंगे। तुम ये कहो 10 साल हो गए मेरे घर नहीं बिक रहे हैं, जा झूठा। क्लियर है, हम तुम्हें बेनिफिट देंगे 2 साल। ये सर आप ब्रैकेट में 2+1 क्यों लिखे हो, सुनिएगा। 2 साल कहां से स्टार्ट होंगे, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सीओसी रिसीव्ड। व्हाट इज सीओसी, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो असल में कितने साल हो गए, 2 हो गए ना, क्योंकि वो क्या कह रहा है, हम एनुअल वैल्यू लेंगे लेस नील कितने साल के लिए, 2 साल। और वो 2 साल कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, जिस साल सीओसी मिल गया। तो जिस साल सीओसी मिला उस साल भी हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं आपको, ना ही आने वाले 2। इसलिए ये ट्रिक्स होते हैं कि किस तरह से आप क्वेश्चन को हैंडल कर लो। तो सर ये बीतने के बाद क्या होगा, बीतने के बाद आपको टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। सर मेरा एक प्रश्न है, क्या बेटे, सर अगर मैं वो बिल्डर है भाड़े पे ना दे तो ना दे तो क्या हो गया इंग्लिश में बेटे, अनऑक्युपाइड हो गया। अरे है ना दे तो अनऑक्युपाइड का बेनिफिट कितने का मिलेगा, बाकी क्या बन जाएगा, डीएलओ। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, क्या आप लोग नॉर्मल हैं। धन्यवाद देवियों एंड सज्जनों। इसके साथ हम आखिरी पड़ाव पे आते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो है, देखिए लेट आउट था, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलेगी। अरे सेल्फ ऑक्युपाइड में तो यहां तक हम क्या पहुंच गए, नील ही हो गया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलेगी। और उस वजह से हम जानते हैं 100% आंसर सेल्फ ऑक्युपाइड का लॉस है। लेकिन समस्या क्या है, इस इंटरेस्ट को निकालने में हमारे बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। तो आइए आपसे गलती ना हो, आपकी स्क्रीन पे ये रहा सामने 24 का बी, और आपके लिए मस्त बना के दिया हूं चार्ट। पहली बात, कौन सा घर है, अरे लेट आउट और डीएलओ एक ही बात हुआ ना। डीएलओ में सारा प्रावधान किसका लगना था, लेट आउट का लगना था, बस एक्चुअल रेंट पीरियड का लिए थे, जितने महीने लेट आउट है। कहता देखिए पहली बात, मकान आप भाड़े पे दे रहे हैं, कहते हम दे रहे हैं, तो कमा रहे हैं, हाँ कमा रहे हैं। तो सरकार कहती है हम तुम्हें इंटरेस्ट का डिडक्शन देंगे पूरा का पूरा, जितना तुम्हारा ब्याज बनता 100%, और हम तुम्हारे ऊपर कोई 3-5 नहीं कर रहे, नो लिमिट। लेकिन एक चीज देखिएगा, अगर आप अपने खुद के घर में रह रहे हैं, लोन लिया है, ब्याज दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने आपकी तो एनएवी ही क्या कर दी थी, नील। तो अब आपको कि मेरा इंटरेस्ट भी है साल का 8 लाख रुपया, अरे भाई उससे तो क्या आ जाएगा 8 लाख का लॉस, फिर तुम और इनकम से एडजस्ट करके टैक्स बचा जाओगे। सरकार बोली भैया देखिए हम तो खुद तुम्हारी जेब से पैसा निकलवा रहे हैं,
क्लियर है? हमारे पास इतना पैसा थोड़ा है, तो हम यहां लिमिट लगा देंगे कितने लाख का, तुम्हें 2 लाख का ही देंगे। तो लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है। ध्यान से देखिएगा आगे, 100% तुम्हें डिडक्शन मिलेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ डेट एंड पर्पस ऑफ लोन। मतलब कोई टाइम डेट, सर डेट का ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? देखो ऐसा है, सेल्फ ऑक्युपाइड में एक टाइम पीरियड है। क्या है? मतलब यहां कुछ ऐसा डेट का पंगा नहीं है, ना ही किसका लोन किस बात के। सर हम समझे नहीं किस बात के लिए। देखिए बहुत ही साधारण है, 2 बात के लिए लोन लिया जाता है घर के लिए। या तो देखिए जमीन है, अरे जमीन को ऊपर घर बनेगा ना, ऐसा थोड़े जमीन को फूंक मारोगे वाह 10 मरले का बिल्डिंग बना दिया। तो कंस्ट्रक्शन आप करोगे, अरे यस और नो। तो लोन लिए हो किसके लिए? या तो बना बनाया मकान खरीदने के लिए, या उसका क्या करने के लिए? कंस्ट्रक्शन के लिए। एक हो गया ये पर्पस। मैं इसे साधारण भाषा में कहता हूं बनाना। बनाना, बनाना मीन्स मकान बनाना, कहीं इंग्लिश वाला बनाना ले लो भाई, राइट? उस राइट बनाने, लेकिन उसमें भी 2 बात आई ना बेटा। एक क्या आ गया? परचेज, जिसे एक्विजिशन कह सकते हो, दूसरा कंस्ट्रक्शन। एक मैं उसे देसी भाषा में कहता हूं बढ़िया बनाना। सर बढ़िया बनाना, घर बना हुआ था, घर बना हुआ था, हम आरआर किए। क्या किए? आरआर, आर फॉर रिपेयर करवाए, आर फॉर उसको रेनोवेशन किए, रिन्यूअल किए, रिकंस्ट्रक्शन कुछ भी कह लो, मतलब और बढ़िया बना दिए। तो मेरा सिंपल तरीका, मैं देसी आदमी हूं, उसी अंदाज में बोल रहा हूं। एक क्या हो गया? बनाना, एक हो गया बढ़िया बनाना। बढ़िया बनाना में पहले घर था और बनाना में पहले नहीं था। तो हुआ क्या, कहता मान लीजिए बनाना है, ये पीसी लिखा है। व्हाट इज पीसी? परचेज कंस्ट्रक्शन। परचेज को एक्विजिशन भी कहते हैं। तो क्या लिख दिया? और आरआर समझ गए, वो बढ़िया बनाना, रिपेयर, रिन्यूअल, रेनोवेशन, ठीक है, इंक्लूडिंग 1/5 PCI। अब ये क्या है सर? कुछ समझ में नहीं आएगा, गौर से सुनिएगा, इसको हम बाद में समझेंगे। पहले मैंने आपसे नहीं पूछा मोहतरमा, आप क्लास लगाइए, ठीक है? क्योंकि इस तरह से देखिए इतना एनर्जी मेरे को लगाना है। अब आप अपना बीच में दही मक्खन डालोगे तो सौदा सेट नहीं बैठेगा, राइट? तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, उसको समझिए आप। तो उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूं क्या लिखा है। देखिए मान लीजिए आप एक साथ 2020 को लोन लिए। कब लिए बेटा? तो पहली बात, बरस कौन सा हो गया? 2021 हो गया। कौन सा हो गया? 2021। किस लिए लिए? परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिए। किस लिए लिए? ये एग्जाम्पल उस पे चल रहा, बनाने पे चल रहा, बढ़िया बनाने पे नहीं चल रहा। कब लिए मकान? मकान नहीं लिए, लोन लिए हो, गलती ना हो जाए कहीं। कब लिए हो लोन? एक साथ 20 को लिए हो। बरस कौन सा हो गया? 2021। दिमाग लगाइएगा, एक साथ 20 से 31 मार्च 21 आएगा तो उसके बीच में होते हैं 9 महीने। तो स्वाभाविक है 20-21 में कितने महीने का ब्याज क्या होगा? 9 महीने का। ध्यान से सुनते जाइएगा, यह है 1 साल। यहां देखिए मैंने 1 साल लिखा 23-24 और ये हरा रंग लगा डाला। क्या लिखा है भाई? ईयर ऑफ कंप्लीशन। मतलब प्लॉट था, जमीन था, लोन ले लिए, घर बना रहे थे। अरे बनाने में समय लगता है भैया, अरे है या ना? अरे लग गया ये समय, ये वाले साल के 9 महीने लग गए, ये पूरा साल लग गया, ये पूरा साल लग गया। अरे एवरीबॉडी आर यू गेटिंग यू नॉट? नो, ये 2 साल पूरे लग गए, 24 महीने, 24 में 9 महीने और हो गए 33 महीने का ब्याज भर दिए हम। अभी तक हमारे घर नहीं आया है। तो ध्यान से सुनिएगा, घर आया, हमारे भाई साहब बैठे हैं, इनका लक्की नंबर है 6। तो मान लीजिए इनका घर तैयार हुआ 6 तारीख को, 6ठे महीने 2000 मान लीजिए 23 को, 24 को जाता तो वो भी टोटल 6 हो जाता। तो 6-6-23 को इनका घर बना, ठीक है? तो भैया बरस तो कौन सा हो गया? 23-24। तो ये जो 23-24 में, इस पीरियड को इग्नोर करो, इसको आपने लेके चलना है। आपने क्या ढूंढना है? ईयर ऑफ कंप्लीशन। मतलब जहां से लोन लिए थे ऐसे ऐसे बना लो, फिर कौन से साल में आ जाओ? ईयर ऑफ कंप्लीशन। अब प्रॉब्लम क्या हो गई? हमने इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इनकम निकालने का फॉर्मूला कि अंत में ब्याज क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हमने ये किस चीज का फॉर्मूला पढ़ा? हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालने का। लेकिन अपना खुद दिमाग लगाइए, अगर घर ही नहीं है तो इनकम कैसे निकलेगी? याद कीजिएगा सेक्शन 22 में 3 कंडीशन था। एनुअल वैल्यू पे टैक्स, अगर बिल्डिंग हो तो आपके पास तो बिल्डिंग नसीब कब हुई? नसीब हुई 23-24 में। तो आपने कहा सरकार को, सरकार गरीब आदमी पे थोड़ा रहम करो।
सरकार बोली बताओ बेटा क्या हुआ तुम्हारे साथ, हम क्या किए। सरकार देखिए बहुत मुश्किल से लोन लिए थे और लोन लिए, घर बनने में इतना समय लग गया, पैसे ही नहीं था, लोन का किस्त जा रहा था। अब लोन पे जो हम ब्याज देते रहे 33 महीने का ब्याज दे दिए हम। तो आप बढ़िया बनाए हो, आप हमें क्या दे रहे हो, हमें डिडक्शन दे रहे हो। सरकार मैं तो ले नहीं पाया क्योंकि टेक्निकल इशू आ गया। टेक्निकल इशू क्या आ गया, आपका कानून बोलता है डिडक्शन नहीं मिलेगा जब तक मकान ना हो। अरे हाँ या ना। तो सरकार बोली बात तो सही है और हम गरीब आदमी के साथ हैं। तो सरकार कहती 33 महीने का जो ब्याज हुआ, 33 महीने का जो ब्याज देखा जाए तो आपका मर गया, हम आपको बेनिफिट देंगे। हम आपको क्या देंगे, तो आप कहोगे बेनिफिट दे दो फिर तुरंत इसी में। सरकार कहती समझो हम भी तुम्हारी जेब से ही पैसा निकाल निकाल के देश को चला रहे हैं, तुम्हें तुरंत सारा बेनिफिट दे देंगे, हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा, हम देश को कैसे चलाएंगे। हम तुम्हें बेनिफिट देंगे लेकिन कितने टुकड़ों में, मरने नहीं देंगे तुम्हारा बेनिफिट, लेकिन कितने टुकड़ों में देंगे, 5 टुकड़े। ध्यान से सुनिएगा, ये जो 33 महीने हैं, इन 33 महीने को आप ब्याज कंप्यूट कर लो तो हम उसे क्या कहेंगे, टोटल इंटरेस्ट। कौन सा लेना है, बिफोर ईयर ऑफ कंप्लीशन। अब मैं बता दूं बच्चे गलती क्या करते हैं। बच्चे गलती ये करेंगे, वो 1/7/20 से लोन लिए थे और वो इंटरेस्ट निकाल लेंगे इस 6/6 तक। 6/6 तक नहीं निकालना। कहां तक ब्याज निकालना है, बिफोर ईयर ऑफ कंप्लीशन। कहने का मतलब है अगर मैं आपके लिए भैया एक हाइलाइटर लगा दूं तो मैं हाइलाइटर लगाना चाहूंगा किस पे, बिफोर वर्ड पे, कि बिफोर क्या लेना है, ईयर ऑफ कंप्लीशन। तो ईयर ऑफ कंप्लीशन 23-24 है, तो बिफोर क्या आया, 22-23 तक आया। जब मैंने आपको इस उदाहरण में 33 महीने बता दिए, तो 33 महीने का क्या ले लीजिए, ब्याज ले लीजिए। हमने वो ब्याज निकाला, मान लो उदाहरण ले रहा हूं मैं, एजम्पशन ले रहा हूं, सही लिखा है, मान लीजिए कितना आया, 2 लाख। मैंने कहा था आपको बेनिफिट मिलेगा कितने टुकड़ों में, 5 इंस्टॉलमेंट में। तो 2 लाख का 1/5 आजकल मैथ्स में चल रहा है 40,000। तो 40,000 का डिडक्शन कब मिलेगा सर हमें, वो डिडक्शन मिलेगा 40,000 का फ्रॉम ईयर ऑफ कंप्लीशन। बोले तो कहां से, 23-24 से। कितने साल के लिए मिलेगा, 5 साल। अब ध्यान से सुनिएगा, कहानी टेक्निकल यहां पे खत्म नहीं हुई, यहीं से शुरू होती है। अरे सर हम तो इनकम किसका निकाल रहे हैं, 25-26 का निकाल रहे हैं, हाँ या ना। तो हमें ये देखना है ये 5 किश्तों में से कोई एक किश्त अपने आरपीवाई में आएगी या नहीं। तो जब हम कंप्यूट किए 23-24 से 1 साल हो गया, 24-25 2 हो गया, 25-26 हमने कहा वाह आ गया, तो डिडक्शन मिलेगी। मान लो 5 साल हमारे आरपीवाई से पहले खत्म हो गए तो तुम भी भूल जाओ। अरे गॉट और नॉट, सुनना गौर से। अब एक बार 23-24 देख लेते हैं। 23-24 में पहली बार डिडक्शन मिला आपको, देखिए हम ऊपर आपको क्या लिख के दिए, 100% आपको हम डिडक्शन देंगे ब्याज की। साथ में हम क्या देंगे, 1/5 पीसीआई की। पीसीआई स्टैंड्स फॉर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, कंप्लीशन से पहले का ब्याज। तो ये मैंने आपको जो यहां उदाहरण दिया था उसको इंग्लिश में लिख रहे हैं, टेक एग्रीगेट इंटरेस्ट। मेरे उदाहरण में 33 महीने का। कहां से लेना है, बिफोर द ईयर ऑफ कंप्लीशन। कलर चेंज किए हुए आपके लिए किए हुए हैं। एंड नाउ 1/5 अलाउड एज डिडक्शन। कितने टुकड़ों में, 5 साल। कहां से, ईयर ऑफ कंप्लीशन। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग और नॉट, 100%। देखिए मान लेते हैं 23-24 की बात कर रहा हूं एक बार। तो 23-24 में मकान तैयार हो गया। सर 23-24 का अगर हम बात करते तो हमें डिडक्शन कैसे मिलती, 23-24 में भी तो लोन चल रहा। मान लो 10 लाख है, कितना है भाई, 10 लाख है, 5% ब्याज है, कितना है, मान लो 5% है। तो 23-24 का भी तो ब्याज हो गया 50,000 और पहले वाला 5 टुकड़ों में आना था, कितना आ जाएगा, 40। कितना बन गया टोटल मिला के, 90,000 डिडक्शन। लेकिन हम तो इनकम कहां पे निकालेंगे, अपने को तो आरपीवाई का निकालना है। तो हमें आरपीवाई में वही देखना है। 10 लाख का लोन खड़ा, हाँ सर खड़ा है, फिर तो पूरा इंटरेस्ट ले लो 50,000। साथ में क्या ले लो, 1/5 पीसीआई, आगे 40,000 क्योंकि 5 साल आनी थी। यस और नो बोलो, पक्का है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है प्रश्न में ट्विस्ट कैसे किया जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन में लिख दिया गया कि 24-25 में लोन हम क्या कर दिए, वापस कर दिए। अरे 24-25 में लोन वापस कर दिए तो 25-26 का जब इंटरेस्ट इनकम निकालोगे तो इंटरेस्ट फॉर आरपीवाई तो नील हो जाएगा ना, क्योंकि लोन ही नहीं है। लेकिन 1/5 पीसीआई तो मिल ही जाएगा 40,000। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग और नॉट। मान लो आरपीवाई में लोन आप वापस कर दिए हो 31 दिसंबर 2025 को। कब वापस कर दिए हो बेटा, तुम भी थोड़ा सुन लो, तुम्हारी मूछें कोई लेके जा रहा है क्या।
लगे हुए उसको मरोड़ने खींच खींच के, भैया तुम इसका हाथ पकड़ लो या मूछें पकड़ लो इसकी। क्लियर है? क्योंकि मैं पढ़ाऊं और सामने विद्यार्थी लगा हुआ। यार थोड़ा सोचो, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इतने कम समय में सारा एक एक चीज मैं बता रहा हूं, राइट? कहीं नहीं जाएंगे आपकी मूछें, ठीक है? भाई बात समझे हो? मैंने उदाहरण क्या लिया, मान लीजिए 31 दिसंबर 25 को हम क्या किए हैं, लोन वापस किए हैं, तो दैट मीन्स 25 को वापस किए। आरपीवाई कहां से स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 25 से। तो इंटरेस्ट बना आरपीवाई का, कितने महीने का बना? पूरे साल का नहीं बना, कितने महीने का बन जाएगा? 9 महीने का, वो ले लो प्लस 40,000 क्या ले लो? पीसीआई। अरे बात समझ में आई या नहीं? बहुत सारी चीजें लिखी नहीं है मैंने, वो भी बिना बताए बताने की कोशिश करी है ताकि एग्जाम में आपसे क्या ना हो, गलती ना हो। इज दैट ओके किडीज? अब कहानी कहां आती है? सेल्फ ऑक्युपाइड या अनऑक्युपाइड पे। तो जैसे मैंने कहा था, सेल्फ ऑक्युपाइड का बेनिफिट बेटा मिलता ही किसका है? 2 हाउस प्रॉपर्टी का। तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? वो रीजन मैं दिया था, एनएवी ऑलरेडी नील हो गया, तो सरकार बोलता है यार लेट आउट की तरह हम तुम्हें अनलिमिटेड नहीं देगा डिडक्शन। तो लेकिन सरकार उसमें भी बोला क्या, भैया तुम्हें नीचे सारा कंडीशन क्या करना पड़े? सेटिस्फाइड। हमने कहा बताओ कि तब पहली बार तुम लोन लिए हो इस डेट के बाद, 1/4/99, मतलब पुरानी सेंचुरी से बात हो रही, तो बहुत पुरानी बात होगी, तो ठीक है, आज इतने साल हो गए, उससे पहले का थोड़े चल रहा होगा कि मेरे परदादा लोन लिए थे। साला ऐसा क्या लोन लिए थे जो आज तक वापस नहीं हुआ? अरे ओके और नॉट? इसलिए ये डेट का लॉजिक समझे हो? लोन लिए हो 1/4/99 के बाद, और लोन किसके लिए लिए हो? पीसी। व्हाट इज पीसी? परचेज ऑर्डर। मतलब बढ़िया बनाने वाला नहीं है, मतलब 2 लाख की लिमिट बनाने पे है, बढ़िया बनाने पे नहीं है। तो सर बढ़िया बनाना अगर मैं रिपेयर रिन्यूअल के लिए लिया हूं वो 3 RR, अरे तो कितना रहेगा? 30,000 ही रहेगा, तो 2 लाख भी नहीं मिलेगा। तो तीसरी बात, परचेज या जो कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीशन कितने साल में कर लिए? आप ये कहो कि मेरा घर बन रहा है, बनने का कब स्टार्ट किए थे कंस्ट्रक्शन? ये हो गए होंगे कोई 17 साल। नहीं, रोज एक ईंट रख के आते हो घर पे? अरे हाँ या ना? तो भैया तुमने वो कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन कंप्लीट कर लेना कितने साल में? 5 साल। 5 साल कहां से स्टार्ट होंगे? फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन टेकन। इसलिए मैं क्या लिख दिया? 5+1, वो साल को एक्सक्लूड करके 5 देखने हैं कि आपने कंप्लीट कर दिया। और फिर से वही लिया है, COC, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। किससे? लेंडर से। लेकिन ध्यान रखना कितना है डिडक्शन? सर आप हमें लेट आउट में थोड़ी देर पहले बताए थे कि जो डिडक्शन है वो 2 तरह की हो गई। डिडक्शन कितनी तरह की होगी? एक कौन सी होगी? इंटरेस्ट फॉर आरपीवाई हो गया। एक क्या हो गया? मतलब आप बात को समझो ना, अगर मैं थोड़ा सा और यहां पे आपके लिए सरल करके यहां थोड़ा मेंशन भी कर दूं मेरे मासूम बच्चों, तो वो क्या बना? देखिए यहां पे 2 चीज हुई। क्या चीज हुई? 2। देखिए डिडक्शन में क्या आ गया? एक तरह से फुल इंटरेस्ट आ गया, किस चीज का? आरपीवाई का। प्लस क्या ऐड हो गया? 1/5 पीसीआई हो गया। उन दोनों को मिला के डिडक्शन बन ली थी ना। लेकिन यहां पे जो आपका मेरे मासूम बच्चों क्या चल रहा है, आपका यहां पे जो सेल्फ ऑक्युपाइड चल रहा है उसमें 2 लाख रुपए जो होगी वो उन दोनों को ऐड करने के बाद, इंक्लूडिंग व्हाट? यहां पे भी पीसीआई वैसे निकालना है, दोनों को ऐड कर लो। जैसे यहां मेरे एग्जाम्पल में 90,000 था, मान लीजिए 2,90,000 है, कितना बन गया? तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 2 लाख। अरे गॉड और नॉट? लेकिन लेट आउट में कोई लिमिट नहीं थी। मान लो ये 90 के बजाय चाहे 9 लाख होता, डिडक्शन कितना मिलता? 9 लाख मिलता। ओके और नॉट? 100% है सारे। और ज्यादा से ज्यादा 2 घर का, मतलब 2 घर अलग अलग तो अलग अलग कंप्यूट करोगे, दोनों का मिला के टोटल 2.5 लाख हो गया, तो 2 लाख। दोनों का मिला के अगर 180 है तो कितना मिल गया? 180। लेकिन इधर देखो क्या लिखा? मैक्सिमम 30,000। और मैं यहां से एरो निकाला, क्या लिखा मैं? यहां मैं लिखा था 2 लाख मिलेगा जब 3 कंडीशन तुम सेटिस्फाई करता है। मान लो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, कोई भी एक। जैसे मान लो परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं था, तो किसके लिए रहा होगा? RR, तो 30,000। मान लो लोन इससे पहले का था, तो कितना रहेगा? 30,000। अरे मान लो 5 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, तो कितना रहेगा? 30,000। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप नॉर्मल हैं? ठीक है, तो देखिए यही उदाहरण लिया है मैंने। से 1 हाउस प्रॉपर्टी, यहां देखिएगा एक और अच्छी चीज, से 1 हाउस प्रॉपर्टी है परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए। किसके लिए? और सेकंड है वो RR, बढ़िया बनाना। लेट्स से
दोनों का मिलाकर के टोटल कहीं ये मत कर देना 2 लाख प्लस वॉट 230 की नहीं मिलने वाली, मतलब बनाना इधर आ गया, बढ़िया बनाना इधर आ गया, कहीं 230 बना दो, आपकी मैक्सिमम डिडक्शन क्या रहनी है 2 लाख ही रहनी है, कहीं इंटरप्रिटेशन कुछ और ले लो। मतलब मैंने हर सिचुएशन को इसके अंदर क्या करके दिया, भर के दे दिया आपके लिए। नोट लेडीज एंड जेंटलमैन, लोन जिससे मर्जी ले लो, जिससे मर्जी ले लो, जो भी आपको दे, बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, यार दोस्त हो, सरकार हो, कोई भी हो, फैमिली फ्रेंड, ये वो। म्युनिसिपल टैक्स में आपने देखा कब माइनस हुआ था, कैश बेसिस पे, इंटरेस्ट की डिडक्शन अक्रूवल बेसिस पे किया या नहीं किया, पेड है, आउटस्टैंडिंग है, कैश है, अक्रूवल, सारे वर्ड लिख दिए। समटाइम्स क्या होता है, मान लो मैं बैंक से लोन लिया 12% पे, किस पे लिया 12% पे। हमारा साथ एक बड़ा बिजनेसमैन है, बोलता सर लोन लिए हो क्या, मैं क्या हाँ, कितना ब्याज दे रहे हो 12%, अरे सर छोड़ो ना, बैंक का वापस कर दो, मैं देता हूं आपको नया लोन 15% पे। मैंने कहा ऐसा दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है, मेरा दिमाग खराब है तेरे से 15% लूं। कहता नहीं यार समझो मजाक कर रहा था, मैं आपसे सिर्फ 5% ब्याज लूंगा। कितना लूंगा, अरे उसने कहा 6% लेगा, उसका लक्की नंबर है, तो ये कहता मैं 6% लूंगा। मैंने कहा भाई धन्यवाद आपका, आप 6% लेंगे, मैं 12 दे रहा था तो 6% मेरे बच गया। तो मैं क्या किया, बैंक का लोन वापस किया और इससे लोन ले लिया। तो पर्सन जो फ्रेश लोन लिया वो मकान बनाने के लिए थोड़े लिया हूं, फ्रेश लोन किस लिए लिया हूं, तो फ्रेश लोन मैं लिया हूं ओरिजिनल लोन को रीपे करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली तो पर्पस क्या है, मकान ही है ना। तो कोई टेंशन नहीं है, वो डिडक्शन मेरी कंटिन्यू रहेगी 12% की बजाय किस पे 6% पे। तो ध्यान दीजिए क्या लिखा है, फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन इंटरेस्ट इज अलाउड। बट एक और सिचुएशन आई, मान लीजिए जो मेरा ब्याज था मैं नहीं पे किया, ब्याज था नहीं पे किया, तो बैंक वालों ने इंटरेस्ट के ऊपर क्या लगा दिया, तो वो तो पेनल्टी इंटरेस्ट हो गया ना, पीनल इंटरेस्ट, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। आप लोन लिए हो हिंदुस्तान के बाहर से, क्या लिए हो, तो इंटरेस्ट कहां पे करोगे, हिंदुस्तान के बाहर, कोई टेंशन नहीं पे करो, बस आपको चैप्टर 17 का बी का कंप्लायंस करना पड़ेगा। जो आप जान नहीं भी मालूम हो तो सिंपल सी बात है, आपको क्या काटना पड़ेगा, टीडीएस काट के, क्योंकि बंदा बाहर रहता है तो हिंदुस्तान में थोड़ी टैक्स जमा करवाने आएगा, तो टीडीएस काट के दो, कोई टेंशन नहीं, आप डिडक्शन लो, अदरवाइज डिडक्शन नॉट अलाउड। हम सेक्शन पढ़ रहे हैं 22 से 27। 22 में थी चार्जेबिलिटी या कंडीशंस, 23 में था एनुअल वैल्यू, 24 में था आपका डिडक्शन, 25 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इज दैट ओके? और जस्ट फॉर योर जीके 27 हम पढ़ चुके हैं, डीम्ड ऑन, और बीच में रह गया 26, जस्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो आगे देखिए, कहता मान लो सेल्फ ऑक्युपाइड है और इंटरेस्ट क्या हो गया 2 लाख से ज्यादा, किससे ज्यादा, तो हम तो पहले ही पढ़ा है डिडक्शन 2 लाख से ज्यादा मिलेगी नहीं, लेकिन टेंशन ना लो, आपको मदर सेक्शन जो डिडक्शन का है चैप्टर 6 का, समझ गए कौन से वाला सेक्शन, 80C से U वाला, तो उसके 2 सेक्शन आएंगे, 80EE, उसमें मिल जाएगी डिडक्शन। हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं मिलेगी, कहां से मिल जाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम में से मिल जाएगी, अगर आपने क्या सेटिस्फाई कर दी है। तो माना अभी मैंने क्लास में आपको ये चैप्टर नहीं भी करवाया, बट फिर भी आपके पन्ने पे सामने है। 80EE क्या कहता है, इंटरेस्ट लिया किसके लिए, किसने लिया, ये सिर्फ इंडिविजुअल को है। सेम वे EEA सेम है, किसने लिया, लेकिन यहां डिडक्शन कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, 2,24,B में मिलने के बाद। तो टोटल एक तरह से आपको बेनिफिट 2.5 लाख का हो गया। हाउस प्रॉपर्टी हेड में 2 लाख का, 50,000 वहां, लेकिन वो सिर्फ किसको है, इंडिविजुअल को है। लेकिन 24 का बी मत भूलो, किसके लिए था, इंडिविजुअल एंड HF के था, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। इज दैट ओके, राइट, याद है ना, इंडिविजुअल एंड HF, ये इंडिविजुअल के लिए, आगे देख लो फिर। लेकिन इसमें सर दोनों सेक्शन में फर्क क्या है, इधर 50,000 है, लेकिन यहां देखो कितनी है, 1.5 लाख। फर्क क्या है, ये लोन लिया कब था, ये फर्क है। यहां लिया था 1/4/16 से 31 मार्च 17, सरकार की स्कीम में आती रहती है, उस दौरान एक पर्टिकुलर ईयर के लिए था बस ये। फिर आगे देखो यहां क्या आ गया, 1/4/19 से 31 मार्च 22, तो सरकार अपनी स्कीम में निकालती रहती है, राइट। तो ये एक इसमें मेन था। तो चीज क्या है, चाहे हमने बाद में पढ़ना, आप मेरा पढ़ाने का स्टाइल जानते हो, आगे पीछे की सारी चीजें बार बार होती हैं, तब जाके चीजें नॉर्मल बच्चा क्यों फंसता है, पता ही नहीं कौन सा क्या चल रहा है, ना ऐसे नोट्स ना कोई स्टाइल पता, इसलिए बेचारे बच्चे थप्पड़ खा रहे हैं बार बार। ध्यान से देखिएगा,
ये हम डिडक्शन दिए थे लेट आउट में भी इंटरेस्ट ऑन लोन की। अब मेन बात आइएगा, कहता जी अगर आपको डीटीआर में स्टैंड्स फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 115 का बक बीएसी, कहता कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी 24B की, चाहे किसके लिए? सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए। किसके लिए? या अनऑक्युपाइड। कहने का मतलब है सेल्फ ऑक्युपाइड वाली डिडक्शन ये वाली किसको मिलती है? ओटीआर में, ऑप्शनल टैक्स रिजीम में। बाकी सारी जो ऑब्वियसली क्लास से जानती है, मैंने एक पेज अलग से लगा के आपको दे रखा है, कौन से वाला, कि डीटीआर में कौन कौन से एग्जाम्पशन या नहीं मिलते। आपको कभी भूलेंगे नहीं, उधर भी लिखा, इधर भी लिखा, बार बार लिखा, राइट। बाकी बच्चे बस यही होता है अपने नोट्स बनाने का कि आप कैसे किए हो। देन आगे देखो, अनपेड परचेज प्राइस। आजकल क्या होता है, अपना हाउस प्रॉपर्टी बिल्डर से ले लेते हैं फ्लैट, है ना, वो तो फ्लैट अभी बनाएगा। तो मान लो वो फ्लैट बोला 1.5 करोड़ का है, कितने का? हमने बोला हमारे पास तो 40 लाख है। बोलता टेंशन ना ले, तू 40 लाख दे। हमने कहा 1/10 तेरा चचा देगा। कहता टेंशन ना ले, वो 1/10 को हम लोन मान लेते हैं, EMI। तो इसलिए अनपेड परचेज प्राइस को क्या मान लेंगे? लोन। तो उसका फायदा क्या हुआ? अरे फायदा ये हुआ क्योंकि बिल्डर जब 1.5 करोड़ का कह रहा था, 1/10 तो बना वैल्यू, ऑब्वियसली उसमें साथ में वो क्या ठोकेगा? ब्याज। तो कोई टेंशन की बात नहीं, वो लोन मान लिया तो आपको क्या मिल गई? इंटरेस्ट की डिडक्शन। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप नॉर्मल हैं? कहानी आगे बढ़ती है सेक्शन नंबर 26 पे। उस पे क्या है, मान लीजिए को ऑनर है, जॉइंट ऑनरशिप है। जैसे एक पिता है, एक ही ठीक रहते हैं, उनके 2 पुत्र हैं। पिता निकल गए, दोनों पुत्रों को क्या मिल गई? मकान। तो को ऑनर हुए। तो को ऑनर में इनकम कैसे निकालेंगे? सिंपल, जैसे आप निकालते हो, लेट आउट है या सेल्फ ऑक्युपाइड है, जैसे निकाल दो निकाल लो, लेकिन अंत में उस इनकम या लॉस को डिवाइड कर दो उनकी क्या ओ का मतलब है ऑनरशिप के रेशियो में। 50-50 है तो 1:1 जो भी है, या 2 दोस्त भी तो मिलकर ले लेते हैं, भाई तू मेरा 25% डाल दे, मेरी तो इतनी औकात है, तो एक का शेयर 75 हो गया, दूसरे का क्या हो गया? 25। लेकिन अब इंटरेस्टिंग देखना, अगर आप कौन सा मकान है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो सेल्फ ऑक्युपाइड में सरकार इंटरेस्ट की डिडक्शन तो देती है 24 का भी, और 2 लाख वाली, लेकिन उससे लॉस हो जाता है। लेकिन आपको सरकार ने एक और तगड़ा बेनिफिट दे दिया। अच्छा, दूसरा ना भूलें, 24 का बी की डिडक्शन जो अभी बताया था डीटीआर में नहीं मिलती, ओटीआर में है। मान लो अब सार्थ और गुरप्रीत 2 हैं, 2 लाख की डिडक्शन है, तो दोनों को सर ये भी रेशियो में बांटेंगे ना? ऐश करो बे, 2,30,000, 2 लाख थी या 30,000 थी ना, ऐश करो पर ओनर। तो कहने का मतलब कितनी लेगी डिडक्शन आप? 4 लाख लेंगे। क्लियर है? क्योंकि एक तरह सरकार कहती है भाई 2 घर, वो 1 घर था उसको क्या मान लो, 2 घर मान लो रेशियो वाइज। ओके और नॉट? विच इज फेयर एनफ, होना भी चाहिए। नाउ गाइस, कहानी क्या बची? कहानी ये बची, हम बोले थे वो आरआर में से आप माइनस कर लीजिएगा, क्या एक्चुअल एंड में से अनरियलाइज्ड रेंट बैड डेट। लेकिन वो कब माइनस करेंगे? रूल 4 में 4 कंडीशंस हैं। बोनाफाइड टेनेंसी, जिसका मतलब है जेन्युइन किराए पे मकान आपने दिया है। डिफॉल्टर जो टेनेंट है उसने मकान खाली कर दिया है, या आपने खाली करवाने के लिए क्या लिए हैं? स्टेप्स। तीसरा है डिफॉल्टिंग टेनेंट नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी। ये नहीं कि एक में डिफॉल्टर दूसरे में क्यों रख के बैठे हो आप उसे। चौथा क्या है? लीगल प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी हमने स्टार्ट कर दी है, और आपको लगता है लीगल प्रोसीडिंग क्या रहेंगी? यूजलेस। मतलब जेन्युइन बैड डेट होना चाहिए, घूम फिर के क्या होना चाहिए कि आपने कार्रवाई की है, निकाल दिया है, कोई और प्रॉपर्टी नहीं दे रखी है, तो आप अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर पाएंगे, वरना माइनस नहीं कर पाएंगे। अब देखिए एक चीज और है, ये एक ऑल्टरनेटिव सिचुएशन होती है। आपने देखा जब हम क्या निकाल रहे थे, जीएवी, तो हम जीएवी निकालते समय आरआर में से क्या माइनस कर दिए थे? एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज माइनस किए थे। लेकिन यहां पे एक ऑल्टरनेटिव आपके पास और ऑप्शन रहती है, जिसे मैं कहता हूं आप तो फॉलो ना करें, बस ये जानने के लिए है कि अनरियलाइज रेंट जरूरी नहीं है आप कहां से माइनस करें, एआर में से माइनस करें। कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम जेएवी एज पर व्हाट? इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म्स। बट इस चीज को एज गुड बस नॉलेज के लिए रखो, लेकिन सॉल्व करने के लिए इग्नोर करो। मेरा ये पर्सनल मतलब मानना है, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। नाउ गाइस, बचा क्या सर? ये अनरियलाइज रेंट पे इधर आ जाओ। 25 का ये है, मान लो ये अनरियलाइज रेंट क्या हो गया? बैड डेट हो गया था, वो किराएदार लेके भाग गया। 3 साल बाद हमने मिला, हमने कहा कमीने आज तू आया है, चलो आज उसने कहा चलो साहब मेरा उसमें टाइम खराब था, मैं दे देता हूं आपके, ये पकड़ो 2 लाख रुपए। अब वो 2 लाख इनकम बनी,
बट अब वो घर आप बेच चुके हो, अब आप वो घर बेच चुके हो। तो याद कीजिएगा, मैं ओनरशिप में आपको बताया था घर के मालिक आपने कब होना है, ड्यूरिंग आरपीवाई, बाद में जरूरी नहीं है। तो चाहे ये बाद में रिकवर हो गया, ये टैक्सेबल हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी हेड में, ईयर ऑफ रिकवरी में, इवन इफ आप उस साल क्या नहीं हो, ऑनर नहीं हो। और साथ में आपको 30% की स्टैंडर्ड भी मिल जाएगी। सर फिर ये अनरियलाइज के साथ ये एरियर्स ऑफ रेंट क्या लिखा है? एरियर्स ऑफ रेंट समटाइम्स क्या होता है कि हमारा झगड़ा चल रहा था टेनेंट के साथ किराया बढ़ाने का, उसने बढ़ाया नहीं, कोर्ट में 2 साल केस चला कितने साल चला? तो 2 साल तक तो हम इनकम पुरानी किराए के साथ निकालते रहे। आज कोर्ट ने किराया बढ़ा दिया फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। किससे बढ़ा दिया? तो आज हमें किराया मिला पिछले 2 साल का एरियर। तो दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी, चाहे मकान आप बेच चुके हो, 30% की क्या मिल जाएगी, स्टैंडर्ड। ओके है। तो एक बार मैं यहां से देख लेता हूं भैया, सारे पॉइंट आपके यहां हो गए। यहां देखिएगा तो मैंने अभी आपको बताया सेल्फ ऑक्युपाइड में तो 24 का बी की डिडक्शन की वजह से लॉस आना ही आना, इवन लेट आउट में भी आ सकता है क्योंकि उसमें कोई इंटरेस्ट की लिमिट नहीं थी। तो लॉस फ्रॉम जो हाउस प्रॉपर्टी है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो सेट ऑफ। अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में हो, अगर आप, तो आप उसे सेट ऑफ नहीं कर सकते अगेंस्ट एनी अदर हेड। एनी अदर हेड को कहते हैं हम इंटर हेड, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पीजीबीपी में से एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ओटीआर में हो तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हो किसी हेड में से, लेकिन मैक्सिमम कितना? अब मुझे बताओ मैक्सिमम 2 लाख क्यों लिखा? अरे अंडरस्टूड है, वैसे भी उसमें लॉस कितना आना था, 2 लाख ही आना था, उससे ऊपर तो आना भी नहीं था। बच्चों कहते तो सर मेरे को डेटा याद करना पड़ रहा है। अरे लॉ इज नथिंग बट, खूबसूरत सब्जेक्ट है और आसान सब्जेक्ट है, छोटा सा सब्जेक्ट है। आप सोचिए पूरा इनकम टैक्स मेरा हैंड रिटर्न में, भैया मेरे तो 25 नहीं क्रॉस होंगे, और एक एक वर्ड भी कहीं मिसिंग हो तो देख लो, सारा हार्मोनियम सारा चल रहा है यहां पे। देन एक है सेक्शन 71 का बी, ये होता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, मतलब इस साल एडजस्ट नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आने वाले, लेकिन तब वो एडजस्ट सिर्फ कौन से हेड से होगा, हाउस प्रॉपर्टी से होगा। अरे समझ गए ना, पक्का है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम अफ्रेड आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, आई होप सो, एम आई राइट? तो इसके साथ मैंने ये कंप्लीट किया है। देखिए महत्वपूर्ण बात, फिर मैं अंत में उसी पे खत्म करूंगा। आप क्वेश्चन करते हैं, जो बच्चे आप हैं, पेपर होने आगे होने, जब भी आप ये पेज सामने रखें, पुट करते जाइए जौन सा मर्जी क्वेश्चन। इसलिए बार बार कहता हूं टॉपर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंट। वरना कोई विद्यार्थी है 50 पेज में रगड़ा, पहले 50 पेज पढ़ पढ़ के रगड़ा खा रहा है, फिर क्वेश्चन कर रहा है, फिर पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, फिर वो जाता है एटी में ये क्या हो रहा है, फिर वो जाता है सेकेंडरी फॉर्म में समझ में नहीं आ रहा, फिर वो पीजीबीपी हेड में जा रहा है, उसे पता नहीं चला, वो कहता है मेरा पी हो गया, जी हो गया, बी हो गया, पी हो गया। इट इज ऑल अबाउट हाउ यू हैव मेड योर नोट्स। सो on this note, I wish you the best. Thank you.